हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस पे अपने बेसिकली डिस्कस करेंगे। दिस इज फाइनेंस फॉर अ नॉन फाइनेंस पर्सन। ठीक है, whoever has started the CFA journey, obviously one of the constraint is कि there are people from non-finance domain and therefore it becomes difficult for them to understand the key words or key concepts of the finance, right? So all the jargons and all that is what we're trying to cover up in this session. Okay, so let's proceed. Uh, yeah. So, and you also can put your questions, doubts in the query. I'll be happy to take those. And feel free to ask any questions that you might have. This session is primarily for those who are not from the finance domain. Probably they are from science background or from arts or from other stream, but not from finance. Okay. So that will obviously cover. And I would say don't judge my teaching basis on कि नहीं सर अकाउंट में तो इतना डीप करके पढ़ाते हैं. Here we are not going into the deep. अपने from a non-finance lens, from a non-finance optics, we are trying to understand finance. So that is the whole purpose of this webinar, or yeah, this webinar. So accounting में, if I start, so basically we'll try to cover in this class. Probably I'm इसको पता नहीं कैसे जाएगा, बट लेट्स सी कैसे जाता है, बिकॉज अगेन इट विल डिपेंड ऑन अपने इंटरेक्ट कैसे करते हैं. ठीक है. एंड अभी मॉर्निंग है, सो हाउ द जोश इज. ओके, तो विल स्टार्ट नाउ. तो अकॉर्डिंगली फिनेंस में आई विल नॉट गो फ्रॉम द फिनेंस डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी. ठीक है. इन फिनेंस देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग. तो उतना अपने तो नहीं करेंगे, बट आई डू नो कि अपने को ये पता है कि देयर वाज अ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन. किस किस को याद है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन? मतलब बहुत पॉपुलर है, सबसे इजी तो वही है याद करने के लिए. आई थिंक इट वाज इन माय क्लास 7 मे बी, व्हेन आई वाज डूइंग माय स्कूलिंग. कोई बताएगा व्हाट इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन? बता दो यार, कब ऑन, ऐसे मत बोलो. थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन. अच्छा चलो मैं बता देता हूँ. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हाँ, वेरी गुड, अमित केडिया बोल रहे हैं, करेक्ट. राइट, तो अपने वही बता रहे कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सेम अप्लाइज फॉर अकाउंटिंग एज वेल. कैसे? तो अकाउंटिंग में it is basically we are trying to record or capture the transaction. So for example, आप आपने CFA कोर्स के लिए लेट्स से ट्यूशन फी पे किया है. तो आपने एक चीज है पे किया है. व्हाट आर यू रिसीविंग? आपने पे किया, सो अकॉर्डिंगली आपका एक एक्शन है दैट यू हैव पेड फॉर द कोर्स. व्हाट आर यू रिसीविंग? You are receiving the coaching, you are receiving the tuitions, right? You receiving this session जहाँ पे सर आपसे क्लासेस ले रहे हैं, आपको सर्विसेज दे रहे हैं, करेक्ट. सो अकॉर्डिंगली फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो सेम चीज ऑल्सो फॉल्स फॉर अकाउंटिंग ऑल्सो, कि आपने कुछ पे किया है, उसके बदले में आपको कुछ मिलता है. तो इसी को अपने बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग. उसमें बेसिकली 3 अकाउंट्स है, नॉमिनल, रियल, पर्सनल. अपने उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट बेसिकली हर एक एंट्री जो रिकॉर्ड होगा इट विल हैव एन ऑफसेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द सेम अमाउंट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अपने बात किया, एंड दिस शीट आई विल शेयर विथ यू ऑल. ओके, तो ऐसा मत समझना कि लिखने का दरकार है ना, तो डोंट वरी अबाउट दैट. सो लेट्स से यू हैव पेड ट्यूशन फीस फॉर लेट्स से ₹20,000 मानते हैं, एक बार रखते हैं. तो आपने क्या दिया? आपके हाथ से, लेट्स से ये बंदा है, इसके हाथ से क्या गया? कैश गया. एंड इसको ऑपोजिट में क्या मिला? इसको मिला ट्यूशन स्लैश कोचिंग फ्रॉम SSCI, करेक्ट. तो आपके पास कैश गया एंड आपको सर्विसेज मिला. तो इसी को अपने बोलते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, कि एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा. ठीक है. तो बेसिकली जब आपके पास से कैश गया, तो ये उसमें मैं बाद में आऊंगा कि क्या डेबिट क्रेडिट है, बट हर एक ट्रांजैक्शन में देयर इज दैट वन पार्टी इज रिसीविंग समथिंग, द अदर पार्टी इज आल्सो रिसीविंग समथिंग. ठीक है. तो आप यू आर पेइंग समथिंग एंड रिसीविंग समथिंग, सेम थिंग विद द अदर पार्टी आल्सो. तो ये हमेशा रहता है.
एंड दैट इज अ वेरी करेक्ट लॉजिक जब अपने बोलते हैं कि एसेट एंड लायबिलिटी शुड मैच। क्यों बोलते हैं? बिकॉज यूट्यूब का पता नहीं, अपने देखें कैसे जाते हैं ना, अकॉर्डिंगली विल डिसाइड, ठीक है। तो लेट्स से, एंड मैं बहुत ही अभी अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा सो दैट आपको चीजों का फ्लो पता लगेगा, राइट? बिकॉज अगर मैं एक चीज में घुसा रहा हूं तो आपको लगेगा सर इसका इम्पैक्ट कैसा आएगा, नहीं आएगा। तो आई नॉट ब्लो कि एक में पूरा घुस जाए एंड बाकी का फिर समझ में ना आए, तो आई मूव अराउंड प्लेसेस, ठीक है। तो लेट्स ये बैलेंस शीट है। नाउ बैलेंस शीट में आपके पास क्या है? एक है एसेट्स, एक है लायबिलिटीज एंड इक्विटी, ठीक है। ये बैलेंस शीट है। एंड और अपने डेप्थ में जाएंगे। तो एसेट में अपने क्या बोलना चाह रहे हैं कि एसेट में यू हैव, आपका एसेट्स क्या होगा? फ्रॉम द नेम ऑफ इट, एसेट मतलब क्या है? आपके पास जो है, जो आपका हक का है, जो आपका है, दैट इज योर एसेट्स। जो भी रिसोर्सेस है आपके, लेट्स से आपके पास एक बिल्डिंग है, लेट्स से आप किसी घर पे रह रहे हैं तो वो आपका एसेट है। आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया जिसको आप यूज कर रहे हैं, दैट इज योर एसेट। सो दीज आर ऑल योर एसेट्स। एसेट्स नाम से यार ये मेरा एसेट्स है, मतलब जनरली अगर अकाउंटिंग में भी अपने नहीं जाए तो एसेट तो सबको समझ में आता है बढ़िया से कि हाँ यार ये एसेट का मतलब क्या है, मेरे पास एसेट है, मेरे पास इतना फलाना संपत्ति है, राइट? दैट इज व्हाट वी मीन अबाउट। तो एसेट मैं जैसे डिफाइन करता हूँ कि एसेट हमारा एक हक है जिसको अपने यूज करने का राइट है हमारे पास। दैट इज हाउ आई डिफाइन इट। लाइबिलिटी क्या है? नाम से समझ में आता है लाइबिलिटी क्या है। लाइबिलिटी है आपने माथा पे जो आपका भार है, एक दायित्व है, देयर इज अ लाइबिलिटी ऑन यू टू पे समवन। तो यहाँ पे लाइबिलिटी आ जाता है। एक है इक्विटी, उस पर मैं बाद में आऊंगा। नाउ लेट्स से आपने जब पे किया, आपने जब किसी को पे किया तो अकॉर्डिंगली आपका एसेट्स गिरा या बढ़ा? आपने जब किसी को पे किया तो आपका ये एसेट है, ये बढ़ा या गिरा? गिरा, करेक्ट। तो आपका ये एसेट गिरा। नाउ जब आपने किसी चीज को परचेज किया, अगर आपने किसी चीज को परचेज किया, या लेट्स से आपने किसी को पे नहीं किया, आपको किसी को पे करना है, लेट्स से उसमें आ जाऊंगा बाद में। आपने किसी को आपने किसी को पे किया, आपका एसेट गिर गया। तो उस हिसाब से अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसको टैली होना है, जो कि अपना नेचुरल जार्गन है, मैं ऑब्वियसली आऊंगा उस पर कि क्यों टैली हो गया ना। बट अगर नेचुरल जार्गन है मतलब इधर पे लायबिलिटी एंड इक्विटी को भी गिरना पड़ेगा। ट्रू। अगर लेट्स से मेरा यहाँ पे 20,000 से अगर एसेट अगर गिरा है, दैट मीन्स मेरा लायबिलिटीज एंड इक्विटी साइड भी है, वो 20,000 से डिक्रीज होना पड़ेगा, करेक्ट। नाउ इसको अपने यहाँ पे छोड़ रहे हैं। ये इस पे अपने वापस आएंगे। अभी बोलेंगे सर सब कुछ आप छोड़ते जा रहे हैं, क्या समझेंगे? बस ये इस क्रक्स के बाद अपने आ जाएंगे। तो मान लो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, चलो इसी में समझाते हैं। आपने किसी चीज को परचेज किया है, नहीं, लायबिलिटी डिक्रीज नहीं होगा। आपने किसी चीज को परचेज किया, आपके हाथ से कैश निकल गया, ठीक है। बट आपने क्या किया? आपने बाय किया। क्या बाय किया? आपने कोर्स बाय किया। अगर आपने कोर्स बाय किया तो क्या आपके लिए खर्चा है? आपने किसी प्रोडक्ट को बाय किया, आपने कैश पे किया, तो क्या आपके लिए खर्चा है? हाँ खर्चा है सर, मैंने बाय किया प्रोडक्ट। अगर आपने खर्चा है तो क्या आपको मनी वाइज ये एक्सपेंस है? तो क्योंकि अगर मनी वाइज अगर एक्सपेंस है तो क्या आपको इतना पैसे का लॉस हुआ? लॉस ये नहीं बोल रहा कि आपने किसी चीज को कितने दाम पे, कमती दाम पे बेचा तो आपको लॉस हो गया। बट क्या आपके लिए खर्चा हो गया? तो आपको एक, मान लेते खर्चा सहना पड़ा। तो जब आपने ये खर्चा सहा तो अकॉर्डिंगली आपका जो इक्विटी है, जो आपके पास, लेट्स से आप एक सैलरीड पर्सन है, आपने 1 लाख रुपए कमाया, आपने 20,000 अगर दिया, तो क्या आपका इनकम 80,000 हुआ? क्या ये आपका इनकम 20,000 से गिरा? हाँ सर, मैंने 1 लाख रुपए में कमाता हूँ या कमाती हूँ, एंड मैंने अगर 20,000 अगर पेमेंट किया है, ये खर्चा सहा है, तो मेरा इनकम अब 80,000 रह गया, 20,000 नहीं रहा, करेक्ट। तो दैट मीन्स आपका इक्विटी 20,000 से गिर रहा है। इक्विटी क्या होता है मैं बताऊंगा, बट आपका इक्विटी से नाम समझ आता है ना, मेरा हक का, मेरा मेरा खुद का, दैट इज इक्विटी। तो आपका 20,000 से गिरा। दैट इज व्हाट इज बैलेंसिंग।
योर एसेट एंड लायबिलिटी। बिकॉज अगेन अपने क्या बोल रहे हैं, अगेन न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक एक्शन था कि आपका 20,000 गिरा, ऑपोजिट रिएक्शन क्या है कि आपका एक्सपेंस बढ़ा, तो अकॉर्डिंगली आपका इनकम गिरा, तो अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे भी इनकम गिरा, एंड दैट इज हाउ योर बैलेंस शीट टैलीज। ये समझ में आ रहा है सबको? ये समझ में आ रहा है? ओके वेरी गुड, बच्चों को समझ में आ रहा है। अब अपने बोलना चाह रहे हैं सेम अपने बैलेंस शीट ले रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में जब आप एसेट्स बोल रहे हैं और यहाँ पे अपने इक्विटी एंड लायबिलिटी बोल रहे हैं, जब अपने एसेट बोल रहे हैं तो एसेट आपको समझ में आ रहा है कि सर एसेट क्या होगा? आप प्लीज चैट में डालिएगा एसेट्स क्या क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक एसेट्स क्या क्या होगा? जो नॉन फाइनेंस के हैं वही डाले प्लीज। हाँ, आपको जो समझ में आता है, ये मेरा एसेट है, जो भी समझ में आता हो प्लीज। प्लांट बोल रहा है कोई? यार आप मतलब साइंस बैकग्राउंड से ही हो ना कि प्लांट लैंड, अच्छा लग रहा है सुन के। चैट इज डिसेबल्ड, आप क्यूएनए में डालो प्लीज। अ प्रोडक्ट विच गिव्स इनकम, वेरी गुड। फर्नीचर, हाँ वेरी गुड, सही है, सब सही जा रहा है। करेक्ट। तो मैं आप लोग का एग्जांपल लेता हूँ। किसी ने बोला प्लांट, कुछ होगा, लैंड, मशीनरी, वेरी गुड। और क्या बोला किसी ने? गोल्ड, अरे वाह वेरी गुड, एकदम सही जा रहे हो सब। ठीक है। इक्विटी प्लस लायबिलिटी, नहीं नहीं, वो मैं नहीं पूछ रहा इक्विटी प्लस लायबिलिटी, मतलब एसेट्स क्या क्या होगा, आपको क्या क्या समझ में आता है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स फ्यूचर कैश फ्लो, मैं बेसिकली नाम पूछ रहा था बट हाँ, मेरे को मिल गया क्या क्या बोल रहे हो। अब एक मेरे को बात बताओ, ये चीजों को खरीदने के लिए आपको कैश लगा होगा। टू बाय ऑल दीज एसेट्स यू ऑब्वियसली नीड फंड, नीड कैश, नीड मनी। वो कहाँ से आया? तो उसके दो सोर्सेस हैं। एक तो आप बोलेंगे सर मेरा खुद का है, आई हैव अर्नड दैट मच, मैंने उतना कमाया है, मैं सेव करता हूँ, आई कीप ऑन इन्वेस्टिंग, उससे मेरा रिटर्न जनरेट होता है, तो मेरे पास है, मैंने कमाया है, दैट इज एन इक्विटी। जो आपका है, आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ा है, आप यू डोंट हैव टू बोरो इट फ्रॉम समवन, राइट। दूसरा स्कोप क्या है, दैट सर मेरे पास है, लेट्स से आई हैव अ सेविंग ऑफ, लेट्स से ये सारा कुछ को बाय करने के लिए यू हैव, मतलब 1 लाख तो बोल ही नहीं सकता, गोल्ड इटसेल्फ 1.5 लाख का हो गया, लेट्स से 10 lakhs का है, ठीक है। ये सब जो एसेट्स आपने बाय किया, आपको 10 lakhs लगा, तो 10 lakhs में आप बोल रहे हो सर मेरे पास खुद का सेविंग था 4 lakhs का, मेरा खुद का पैसा था 4 lakhs का था, इट वॉज गुड, ओके। नाउ मेरे को बात बताओ कि व्हाट अबाउट 6 लाख और कहां से, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि सर डेट बोरो करोगे, वेरी गुड, किसी ने बताया। तो बाकी का क्या करोगे, अब डेट करोगे, डेट इज व्हाट 6 lakhs, तो ये आ जाएगा 10 lakhs। तो बैलेंस शीट तो यही है ना कि आपका एसेट्स क्या है, एंड वो जो एसेट्स आपने जनरेट किया है उसका पीछे का सोर्सेस क्या है, वो कैसे फंड हुआ है। वो फंड हुआ है वन विद द इक्विटी, अदर विद द लायबिलिटी। लायबिलिटी में आपके अलग अलग तरह के लायबिलिटीज हो सकते हैं, राइट। तो ये सबको समझ में आया? हाँ आ रहा हूँ, उस पर क्रेडिटर्स इन्वेंटर्स सारे पे आ रहा हूँ। अभी मैंने बस आपका जो थॉट प्रोसेस था उससे ड्राइव करने का हमने सोचा है, ठीक है। तो ये सबको समझ में आया? ओके, तो हम सब देख रहे हैं, मेरे को आई होप समझ में आया होगा। नाउ अभी मैं सोच रहा हूँ बैलेंस शीट पे ही रहते हैं अपने, बिकॉज बैलेंस शीट बहुत जोर का पकड़े हैं अभी अपने। सबसे पहले तो मैं ये चाह रहा हूँ, बैलेंस शीट वाई रिप्रेजेंटेड ऑन द सेम साइड। हाँ, क्यों इक्विटी और डेट सेम साइड पे है? बिकॉज ये वाला जो आपका फंडिंग है, ये जो आपका एसेट्स है, इसको फंड कैसे किए हैं आपने, हाउ आर दीज बीइंग फंडेड? ये तो इससे फंड हुए है ना। एक तरह पे आप बोल रहे हो मैंने इतना चीजें खरीदी हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे, हाउ?
ये कैसे आया आपके पास ये 10 lakhs? अगर मान लेते हैं मेरे पास एक घर है, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ किसी ने क्वेश्चन पूछा। मेरे पास एक घर है, लेट्स से 1 करोड़ का घर है मेरा। तो वो घर आया है तो मैं क्या, मेरे माथे पे कुछ था, या मेरा पूरा पैसा, तो घर जो फंड हुआ है किसी पर्पस, कैसे हुआ है, उसका सोर्स क्या है? अकॉर्डिंगली या तो मैंने खुद से उसको फंड किया होगा, पूरा 1 करोड़ मैंने, मेरा खुद का होगा, मैंने कमाया होगा तो मैंने डाल दिया होगा। अदरवाइज हो सकता है कि मैंने लेट्स से 80 lakhs का लोन लिया, 20 lakhs का खुद का पैसा लगाया, राइट? तो जब आप बोल रहे बैलेंस शीट, तो आप देखना चाह रहे हैं कि आपके एसेट्स क्या है, आपके लाइबिलिटीज क्या है, आपके इक्विटी क्या है। तो अकॉर्डिंगली ये समझ में आ रहा है देख करके कि आपके जो एसेट्स उसका फंडिंग किस हिसाब से हुआ है। इक्विटी से है कि लाइबिलिटी से है कि डेट से, मतलब इक्विटी से है कि लाइबिलिटी से है, लाइबिलिटीज में किस लाइबिलिटी से है। ठीक है, इसी के लिए इक्विटी एंड डेट बोथ सेम साइड में, बिकॉज वो बता रहे हैं कि ये जो आप एसेट देख रहे हैं ना, ये कहाँ से आ रहा है, ये एसेट ये यहाँ से आ रहा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के थ्रू आ रहा है। करेक्ट, आप कोई भी चीज में इन्वेस्ट करिएगा तो अकॉर्डिंगली उसका कोई तो सोर्स होगा, या तो आप लोन लेके करिएगा या आप खुद का पैसा लगाइएगा, तो वो ये बता रहा है बैलेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्निग्धा। ओके, कुछ, ओके, वेरी गुड। नाउ जब बैलेंस शीट बोलते हैं तो थोड़ा फनी सा एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं शायद लेम हो जाए, बट अगर मैं बोलूँ कि आपका कैश बैलेंस क्या है, या सॉरी बैंक बैलेंस क्या है। बैलेंस जब अपने वर्ड यूज करते हैं, जैसे बहुत माइन्यूट सा पे आते हैं कि बैंक बैलेंस क्या है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट? मतलब मैं पूछ नहीं रहा, कोई बताओ मत कि क्या बैंक बैलेंस है, बट अल्टीमेटली जानना चाह रहे हैं कि बैंक का बैलेंस क्या है, राइट? बट वो किस स्टेट का है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप मेरे को इस साल का आपका बैंक बैलेंस है वो क्या है बताइए? आप बोलोगे सर साल का बैंक बैलेंस क्या है, मतलब समझ में नहीं आया। बैंक बैलेंस तो किसी पर्टिकुलर डेट का पूछिएगा ना, कि सर आप बताइए 31 मार्च का आपका क्या बैंक का बैलेंस था, आप बताइए सर आपका 5 दिसंबर का बैलेंस क्या था। आप बोलेगे सर पूरे साल का बैलेंस क्या था, पूरे साल का बैलेंस क्या एवरेज आउट करना है क्या, मतलब क्या कैसे बताए? तो दैट इज व्हाट बैलेंस शीट जो होता है, बैलेंस शीट के जो आइटम्स होते हैं दैट आर एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। जब कभी भी आप बैलेंस शीट देखिएगा, किसी भी कंपनी का अगर उठा के देखिएगा, तो बैलेंस शीट एज ऑन होता है, मतलब उस पर्टिकुलर दिन का बैलेंसेस क्या है, दैट इज वाई द वर्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का बहुत लोग लिटरल मीनिंग मतलब समझते हैं कि दोनों बैलेंसेस, दोनों बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए बैलेंस शीट नहीं। बैलेंस शीट का मतलब है कि आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बैलेंस क्या है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। किसी ने पूछा इक्विटी वैल्यू फ्यूचर परफॉर्मेंस लायबिलिटी को कब पैसा रहा इसका सकता, ये नहीं आ रहा मेरे को इंग्लिश यार, तो क्या पूछ रहे हो, मेरे को नहीं समझ आ रहा। इक्विटी वैल्यू फ्यूचर परफॉर्मेंस लायबिलिटी का पैसा, के पैसे आ रहे हैं, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, के पैसे आ रहे हैं ऐसा कह सकते हैं क्या? फ्यूचर पर मतलब वो उस पे आएंगे यार, बात को उतना ऑब्वियसली डेप्थ में अभी तो नहीं जाएंगे, पहले घुसे तो सही कोर्स पे। तो बैलेंस शीट का मतलब हो गया कि बैलेंसेस एज ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। ठीक है, नाउ तो इसी के लिए जब अपने एसेट्स में आ रहे हैं तो सबका बैलेंसेस पूछ रहे हैं कि सबका बैलेंसेस क्या है, एंड दैट बैलेंस शुड टाई, बिकॉज अकॉर्डिंगली आपका कुछ एसेट्स है दैट हैज बीन फंडेड बाय योर लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। ठीक है, नाउ व्हेन यू आर इन बैलेंस शीट, तो आप बोल रहे सर मेरे पास कुछ तो एसेट्स है। एसेट, वेरी गुड। तो वो जो एसेट्स है, आपने, आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी बोला, कुछ लोगों ने बोला प्लांट, लैंड, मशीनरी, गोल्ड, फर्नीचर, कैश। डू यू एग्री कैश इज आल्सो एन एसेट? अगर एक कंपनी के हिसाब से सोचते हैं अगर, तो कंपनी के लिए क्या है, एक इन्वेंट्री, जो उसका इन्वेंट्री है, उसका इन्वेस्टमेंट्स है, ऑल दोज आर देयर एसेट्स। इक्विटी इज नॉट योर ओन मनी, इक्विटी इज, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन।
तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट, एक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इक्विटी इज माय ओन मनी देन व्हाई विल आई नॉट इंक्लूड इन द एसेट्स? वेरी गुड क्वेश्चन। Rajat बोला स्टॉक, हाँ स्टॉक इज आल्सो एसेट। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब होता है कि एक कंपनी, बिकॉज अभी अपने अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? कंपनी के लिए करते हैं। सो फॉर अ नॉन फाइनेंस स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो अकाउंटिंग है, वी आर नॉट डूइंग इट फॉर आवर सेल्फ यूजुअली। मतलब मेरे बच्चे हैं तो उसको एसेट में डाले कि लायबिलिटी में डाले, उस तरह का नहीं कर रहे। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू डू एन अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी और कंपनी, ऐसा बोल रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर वो कंपनी है तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब उसका अपना अलग अस्तित्व है। ठीक है, दैट एंटिटी हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, ऐसा बताना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं वो कंपनी को रन कर रहा हूँ तो आई वुड हैव इन्वेस्टेड माय मनी इन दैट कंपनी। अगर मैं उस कंपनी में कैश दे रहा हूं तो अकॉर्डिंगली उस कंपनी में कैश आया, बट उस कैश का सोर्स क्या है? उसका ओनर ने पैसे दिए हैं कंपनी में। तो कंपनी का ऑल्दो एसेट हो गया है, बट वो कंपनी का लायबिलिटी नहीं है। क्यों लायबिलिटी नहीं है? बिकॉज लायबिलिटी क्या होता है, इसका जो इंग्लिश डेफिनेशन बोलते हैं अपने, दैट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट ऑब्लिगेशन, सॉरी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट्स। हमने पास्ट में कुछ इवेंट किया है जिसके कारण हमारा ऑब्लिगेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से पैसे लिए फॉर द सेक ऑफ, आप लेट्स से किसी को नोट्स अपना शेयर करेंगे कि यार मैं बहुत अच्छा नोट बनाया हूँ, आपसे शेयर करूंगा, 10 रुपए लूंगा। ठीक है, तो आपने पैसे लिए, तो आपका जिम्मेदारी क्या है? आपको नोट्स देने हैं, तो दैट इज अ लाइबिलिटी। तो आपने पास्ट में कुछ इवेंट किया जिसके कारण आपका लाइबिलिटी हो चुका है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आपको पे करना है, बट इन टर्म्स ऑफ आपको सर्विस देना है। दोनों केस में आपका लाइबिलिटी है, राइट? तो व्हेन वी आर सीइंग एन एंटिटी, व्हेन यू आर सीइंग एन एंटिटी, एक एंटिटी है, ठीक है, घर बन रहा है अच्छा ठीक है, चलो क्या करें। ओके, तो ये एंटिटी जब है तो इसके पास ओनर्स ने पैसे डाले हैं। ठीक है, इक्विटी ओनर्स ने पैसे डाले हैं, एंड अकॉर्डिंगली इसके पास कैश में लेट्स से 1 लाख रुपीज आ गए इसके कैश में। तो ओनर्स ने 1 लाख रुपए डाले, अकॉर्डिंगली इसके पास कैश आ गया। नाउ ये लाइबिलिटी क्यों नहीं है? बिकॉज जो ओनर्स है दे आर टेकिंग द रिस्क। बिकॉज वो ये तो नहीं बोल रहे कंपनी अच्छा नहीं कह रहे और मैं पूरा पैसा खींच लूंगा, नहीं, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। आप कभी शेयर में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कंपनी डूब गई, तो क्या आप कंपनी को बोलते मैंने जो आपको पैसा दिया था मेरे को वापस करो? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज आपने उस शेयर्स को बाय किया है। कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो अकॉर्डिंगली आपका शेयर्स का वैल्यू अप होगा, एंड अकॉर्डिंगली इफ यू वांट यू कैन सेल इट ऑफ एंड गेट द रिटर्न। बट आप कंपनी को ये नहीं बोल सकते, प्रोवाइडेड कंपनी पूरा लिक्विडेट नहीं हो जा रहा है, कंपनी बैंक्रप्सी पे नहीं चला गया है। एंड बैंक्रप्सी में भी अगर कंपनी जाता है, जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ है, तो सबसे लास्ट में मान लीजिए कंपनी दिवालिया हो गया, तो अकॉर्डिंगली कंपनी सबसे लास्ट में पेमेंट किसको करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कि मेरे पास जैसे 1 लाख रुपए है, मेरे पास में कुछ उधार है, दैट्स आई हैव गवर्नमेंट ड्यूज, आई हैव स्टैट्यूटरी ड्यूज, आई हैव पेंशन एंड ऑल, जो एम्प्लॉयज काम करते थे। मेरे पास कुछ क्रेडिटर्स हैं, कुछ डेटर हैं, सॉरी कुछ क्रेडिटर्स हैं जिससे मैंने माल लिया था। अकॉर्डिंगली सबको पे करने के बाद अगर कुछ बचता है देन इट गोज टू द इक्विटी शेयर होल्डर, राइट? तो दैट इज व्हाई जो इक्विटी शेयर होल्डर से जो आपको पैसे आए हैं, दैट इज नॉट योर लाइबिलिटी। योर मीनिंग कंपनी का वो लाइबिलिटी नहीं होता है। बट अदर देन दैट, अगर किसी से उसने लोन उठाया है, अगर किसी से उसने शॉर्ट टर्म में बोरो किया है, तो अकॉर्डिंगली उसके लिए वो लाइबिलिटी होता है। सो दैट इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी एंड लाइबिलिटी। एंड साथ में इक्विटी में एक तो आता है योर शेयर कैपिटल, मतलब जो आपने शेयर्स इशू किए उसके बदले में आपको कैश मिला, तो अकॉर्डिंगली यू गॉट इट हियर। एंड वो जो पैसे कमाए सबको देने के बाद आपने जो कमाई किया, आपने जो खर्चा किया, आपका जो इनकम आ गया, वो इनकम आने के बाद लेट्स से हो सकता है आपने कुछ डिविडेंड डिविडेंड भी था, वो भी प्रेफरेंस शेयर्स को या किसी को भी इशू कर दिया। सब कुछ देने के बाद आपको जो बचता है वो किसका है? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो अकॉर्डिंगली आपका जो प्रॉफिट, बेसिकली प्रॉफिट ऐसे नहीं लिखना चाहिए, दिस शुड बी रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि एक साल का तो नहीं है ना, ये सालों साल का है। तो रिटेन अर्निंग्स, आपने जितना अर्निंग्स को रिटेन किया, आपने जितने अर्निंग्स को सबको सबको देना देना हो गया, उसके बाद आपने जितना रिटेन किया
वो किसका है? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। तो अकॉर्डिंगली दिस बिकम्स पार्ट ऑफ योर इक्विटी। एंड जितना उधार, ऑल द लाइबिलिटीज आर योर कम्स हियर। तो दैट इज वाई जब आपने पूछा, सही पूछा कि सर इक्विटी तो मेरा खुद का पैसा है, तो क्यों उसको अपने एसेट में नहीं दिखते, राइट? बट वो कैश में तो आपको कैश दिख रहा है कि आपको कितना आया है। एंड वो आया कहाँ से है? वो आया इक्विटी शेयर से। तो अगेन वो जो न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, पैसे आए हैं कहाँ से आए हैं? इक्विटी शेयर होल्डर से आए हैं। वो आ रहा हूँ, रिटेन रिटेन अर्निंग्स कहाँ से आता है वो बताता हूँ। बट ये समझ में आया सबको? ओके। अभी एक चीजें हैं जो मैं इसमें करके वापस पेंडल में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है? एक चीज तो ये है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, जब आप बोल रहे हैं कि सर मेरे पास ये एसेट है, तो एक तो एसेट ऐसा हो गया जो कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मशीनरी, आपने एक मशीनरी बाय की है, आपने मतलब व्हेनेवर आई एम सेइंग यू, इट इज लाइक आपकी कंपनी, ठीक है? तो लेट्स से आपकी कंपनी ने एक मशीनरी बाय की है फॉर लेट्स से 10 lakhs, ठीक है? तो क्या ये मशीनरी लॉन्ग टर्म है? मतलब क्या ये मशीनरी आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने वाली है? व्हेन आई से लॉन्ग टर्म, आई मीन 12, मोर देन 12 मंथ्स। क्या एक साल से ज्यादा, टिपिकली यही रहता है, क्या एक साल से ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज यस, कि हाँ सर 12 साल, 12 मतलब 12 मंथ से तो ज्यादा ही मिलने वाला है। बट देन देर आर सर्टन एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री। क्या ये इन्वेंट्री जो आपके बुक्स में जो आप माल बनाते हैं, जो गुड्स आप बनाते हैं, क्या वो लेट्स से बीइंग 20,000, क्या वो इन्वेंट्री आपका, ये इन्वेंट्री, ये जो इन्वेंट्री है, आई एम नॉट सेइंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में नहीं रहेगा एक साल के बाद, वो रहेगा, बट ये जो इन्वेंट्री है, लेट्स से इसमें देर आर 10,000 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹2 पर ईच, ठीक है? तो क्या ये जो 10,000 यूनिट्स आपके गोडाउन में पड़े हैं, आपकी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, क्या वो एक साल से ज्यादा रहने वाला है? करेक्ट, नहीं रहेगा। तो अगर नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली जब मैं बैलेंस शीट देख रहा हूँ, आई वांट टू नो कि यार इसमें करंट कौन सा है, नॉन करंट कौन सा है, ठीक है? जब कभी मैं बोल रहा हूँ कि इसमें करंट कौन सा है, नॉन करंट कौन सा है, बिकॉज इन्वेंट्री मेरे को दिख रहा है, बट यार इन्वेंट्री और फॉर मैटर कोई अदर एसेट्स, एसेट्स पे लेट्स से एडवांसेस, आपने किसी को एडवांस दिया है, तो क्या वो एडवांस एक साल के अंदर आपको वापस मिल जाएगा क्योंकि आपने एडवांस दिया है, या फिर वो एक साल से ज्यादा का आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है? हाउ वुड यू गेट टू नो? मशीनरी लेट्स से इट्स वेरी कॉमन कि हाँ यार सर मशीन तो पता है, इन्वेंटरी भी ज्यादा टाइम तक रहता नहीं है, कैश भी वो तो मूव होते रहता है, तो वो तो समझ में आया मेरे को। बट एडवांसेस, तो अकॉर्डिंगली फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो भी अपने जैसे सीएफए कोर्स कर रहे हैं एंड एवेंचुअली एम है कि वी बिकम द सीएफए चार्टर होल्डर, तो अगर वो अपने कैसे करते हैं, एंड इफ यू आर टेकिंग अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, हाउ वुड वी गेट टू नो कि यार ये जो पैसे हैं इसको क्या एक साल में रियलाइज हो जाएंगे? अगर डेटर है तो क्या डेटर से मेरे पास साल भर पैसे आ जाएगा, या फिर ये साल भर से ज्यादा लगाने वाला है? तो दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट कम्स ऑफ करंट एंड नॉन करंट, ठीक है? करंट मतलब विच एवर इज रियलाइजेबल लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, एंड अगर मोर देन 12 मंथ्स है देन इट इज नॉन करंट, दिस इज करंट। ये समझ में आया सबको? एंड क्वेश्चन आएगा सर 12 महीने कब से? मैंने क्या बोला कि अगर आपके एसेट्स को अगर मेरे को देखना है तो अकॉर्डिंगली एसेट्स को मेरे को कैसे देखना पड़ेगा? एसेट्स को मेरे को देखना पड़ेगा कि वो एसेट, क्या मेरे को उस एसेट से पैसे 12 महीने आएंगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे मशीनरी, क्या आपको मशीनरी से 12 महीने में आपको पैसे आ जाएंगे सच दैट वो मशीनरी सीज टू एग्जिस्ट इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स? इज इट ट्रू? नहीं। अभी अगर अभी आपने कोई मशीनरी खरीदे हैं
जो कि अपने को सर्विसेज दे रहा है, तो क्या अकॉर्डिंगली अपने उसको करंट एसेट मानेंगे नॉन करंट मांगेंगे? ऑब्वियसली नॉन करंट मांगेंगे, बस वो लंबे टाइम के लिए, वो मेरे को 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे रहा है। करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली जो भी एसेट्स मेरे रियलाइजेबल हो जा रहे हैं विद इन लेस देन 12 मंथ्स, दैट वे टर्मिंग एज करंट, इसका करंट अकाउंट, सॉरी, करंट एसेट्स का इम्प्लीकेशन कहाँ आता है? वर्किंग कैपिटल में आता है। ठीक है। तो अगेन करंट एसेट्स विच एवर आर रियलाइजेबल विद इन 12 मंथ्स। सेम थिंग है लाइबिलिटी में भी। मेरे को कैसे पता रहेगा कौन सा लाइबिलिटी मेरा कोई उधार है? दैट लेट्स से मेरा कोई बैंक लोन है विच इज लेट्स से फॉर 5 years 10 years, एंड मेरा एक बैंक के पास एक शॉर्ट टर्म लोन है लेट्स से फॉर 3 months। तो अकॉर्डिंगली वो लोन जो है, जो लाइबिलिटी है, उसमें क्या ब्रेकअप है? इज इट अ करंट और इज इट अ नॉन करंट? वो कैसे पता लगेगा? तो अकॉर्डिंगली उसके लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एंड नॉन करंट। करंट क्या है? जहां पे माय पेबल जो ऑब्लिगेशन है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 मंथ्स, एंड जहां पे उससे कम है दैट इज पेबल लेस देन 12 मंथ्स, मतलब सॉरी, ये ऐसा होगा, लेस देन 12 मंथ्स इज माय करंट। ये समझ में आया सबको? आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट। क्यूएनए में डाल सकते हो आपका अंडरस्टैंडिंग। ओके। ठीक है। ना क्वेश्चन ये है कि सर जो 12 महीने आप बोल रहे हैं वो 12 महीने कब से? सो अगेन इफ यू कम बैक द अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग हमेशा क्या बोलते थे? बैलेंस शीट एज ऑन। एज ऑन इज इम्पोर्टेंट कि किस दिन अपने बैलेंस शीट बना रहे हैं, किस दिन ये बैलेंस शीट बन रहा है। अगर ये बैलेंस शीट 31 मार्च को बन रहा है, अगर ये बैलेंस शीट 31 दिसंबर को बन रहा है, तो उस दिन खड़ा होके देखो कि क्या ये एसेट से रियलाइजेशन मेरे को 12 महीने के अंदर आने वाला है? नहीं। तो इट इज नॉन करेंट। अगर 12 मंथ्स के अंदर मेरे को उससे पैसा आने वाला, बिकॉज अगर एसेट क्या है आपका? एसेट इज जहां से यू आर एबल टू रियलाइज बेनिफिट। तो वो जो बेनिफिट है, क्योंकि आप कोई भी एसेट लो, यू आर ऑब्वियसली डिराइविंग सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। करेक्ट। मशीनरी से आप क्या डिराइव कर रहे हो बेनिफिट? मशीनरी से आप ये डिराइव कर रहे हो कि आप उसको अपने प्रोडक्शन में लगा रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आप माल बना के बेच पा रहे हो, ड्राइविंग अ बेनिफिट। अगर आपका इन्वेस्टमेंट से ऑब्वियसली ड्राइविंग रिटर्न्स बेनिफिट। अगर आपका लेट्स से कैश भी है, तो ऑब्वियसली ड्राइविंग बेनिफिट कि आप उसको कहीं पर डाल करके, कहीं रख करके, और फॉर एग्जांपल आप बिजनेस पर्पस के लिए उसको यूज किया जा सकता है, तो अकॉर्डिंगली ड्राइविंग अ बेनिफिट। तो एसेट्स आर योर बेनिफिट। मैं तो वैसे समझता हूँ कि एसेट ऐसा कोई चीज जिससे वी आर ड्राइविंग सम बेनिफिट। ठीक है। लाइबिलिटी इज माई ऑब्लिगेशन, जहां मेरे को पैसे देने हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वो जो आपको बेनिफिट ड्राइव होने वाला है, अकॉर्डिंगली आपको वो जो पेबल, जो लाइबिलिटी और जो ऑब्लिगेशंस आप देने वाले हैं, अकॉर्डिंगली उसका टाइम फ्रेम क्या है? बहुत लंबा है, नॉन करेंट। 12 महीने से कम है, करंट। ये समझ में आया सबको? अब कोई बोलेगा सर 12 महीने क्यों, 11 महीने क्यों नहीं? कन्वेंशन ये है कि अगर आप कभी भी अपना फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली एवरी टाइम क्या आप देखते हैं, यार इस साल का मेरा कमाई किया हुआ। सो इन जनरल पार्लेंस, नॉर्मल पार्लेंस में उसको क्या बोल रहे हैं कि यार साल भर का ही बनाते हैं ना अपने, अल्टीमेटली क्या प्रॉफिट साल भर का क्या है? फाइलिंग्स भेजने होते हैं, मोटा मोटी सब साल भर का ही होता है। तो अकॉर्डिंगली साल भर वहां जाके 12 मंथ्स, यूजुअली इसका तो एक्चुअल टर्म है कि 12 मंथ्स और बिजनेस साइकिल, बट बिजनेस साइकिल पे नहीं जाते, नॉर्मली 12 मंथ्स ही अपने पकड़ते हैं। ठीक है। तो समझ में आया सबको करंट एंड नॉन करंट का डिफरेंस? एंड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज क्वेश्चन डालिए। दिस पर्पस इज नॉट कि मैं ये क्लास लूं एंड आपको लगा कि हाँ कुछ करना था मैंने किया एंड वी आर गॉन। नहीं, ये दिस क्लास का मेन पर्पस है कि ऑल द साइंस एंड सॉरी ऑल द नॉन फाइनेंस, साइंस हो आर्ट्स हो, उनको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अभी तक ऐसा कोई, मतलब मैंने कुछ भयंकर टाइप नहीं बताया कि यार ये बहुत माथा के ऊपर गया। आई होप सो। एंड अगर ऐसा कुछ लगता है देन प्लीज पुट दोज इन द चैट। ठीक है। द होल पर्पस इज कि आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन, आई थिंक आई हैव टेकन ऑल क्वेश्चंस। ऑब्वियसली मैं और जा रहा हूँ तो समझाऊंगा चीजों कहाँ कहाँ पे है, एंड अगर इस क्लास में नहीं आया तो आगे जाके समझाऊंगा ही। हाँ, रिटेन अर्निंग्स, अच्छा ठीक है, चलो रिटेन पे क्वेश्चन आ रहा है तो बेसिकली बता ही देता हूँ। आपने इस साल प्रॉफिट कुछ कमाया, दैट्स आज ही, इस साल ही, इस ईयर यू हैव स्टार्टेड योर बिजनेस, तो रिटेन अर्निंग्स पे आते हैं अपने।
रिटेन्ड वर्ड से मतलब क्या आता है? रिटेन्ड, किसी चीज को आपने रिटेन करके रखा है, क्या चीज को? अर्निंग्स को। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि सर अभी तक का मेरा क्या अर्निंग्स रहा है। लाइबिलिटी सॉरी बैलेंस शीट पे तो हम लोग क्या देखते हैं कि अभी तक, अगर अपने बैलेंस शीट की बात करें उसका मतलब होता है अभी तक मेरा क्या क्या चीजें हैं। मैं उसी में मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बात पे आ रहा हूँ। यूजुअली लोग स्टार्ट करते हैं पी&एल से, उसके बाद बैलेंस शीट जाते हैं, तो बट मैं जानबूझ के बैलेंस शीट से आया, बिकॉज बैलेंस शीट का जब कंपोनेंट्स पता होगा ना कि बैलेंस कैसे करते हैं, अकॉर्डिंगली आपका पी&एल में दिमाग बहुत जोर से चलेगा। तो रिटेन अर्निंग्स का मतलब हुआ कि आज तक का आपका अर्निंग्स क्या रहा है टोटल। लेट्स से आपने फर्स्ट ईयर में 100 रुपए, 100 रुपए नहीं मतलब 100, हाँ 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मतलब सब कुछ काट कुट के, सब कुछ दे करके आपका जो लाइबिलिटी था वो सब, लाइबिलिटी मतलब ये लाइबिलिटी नहीं बट आपका जो भी एक्सपेंसेस था आपने सब वो पे कर दिया। सारा खर्चा को काट कुट के, खर्चा जब बोल रहा हूँ तो आप सेइंग डिविडेंड ऑल्सो, डिविडेंड डिविडेंड देने के बाद सारे खर्चे, नॉट लाइबिलिटी, सारे खर्चे माइनस करने के बाद आपका पास क्या प्रॉफिट बढ़ा। तो वो प्रॉफिट लेते 100 था, नेक्स्ट ईयर 200 हो गया, उसके बाद 300 हो गया। आपने देखा यार बहुत अच्छा कमाया तो किसी ईयर आपने 300 जो हुआ उसके बाद आपने बोला 50 रुपए डिविडेंड भी बांट देते, तो अकॉर्डिंग टू 250 हो गया आपका प्रॉफिट। तो 100 प्लस 200 प्लस रेट कितना? 600, 600 माइनस आपने क्या बोला 50 का डिविडेंड, तो लेट्स से 550। तो 550 जो रिटेन्ड अर्निंग्स के आपने, अर्निंग्स जो आपने कमाया वो कितना है टोटल, अभी तक का टोटल अर्निंग्स कितना है, तो दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। जो आपका अर्निंग्स रिटेन हुआ, अकॉर्डिंगली ऑब्वियस सा बात है, वो जो आपने पैसे कमाए होंगे अकॉर्डिंग आपने तो इन्वेस्ट तो किया ही होगा, बट अभी तक का कितना कमाए वो है रिटेन अर्निंग्स। आई होप दैट्स क्लियर। रिटेन अर्निंग्स का किसी ने बोला है इसको? आप लिख लो अगर आपको। टिल डेट का अर्निंग्स, ठीक है। ओके, तो एक हमने समझाया करंट नॉन करंट, तो उसका अकॉर्डिंगली लेआउट कैसे रहता है। एंड ये लेआउट इज बाउंड टू चेंज बिकॉज हर कंट्री अपना अलग अलग हिसाब से प्रेजेंट करती है, मतलब हर कंट्री ने, बट यूजुअली देर आर डिस्क्रिपेंसीज। कोई कोई नॉन करेंट एसेट्स को ऊपर लिखते हैं, स्टार्ट्स विद द नॉन करेंट एसेट्स, देन फॉलो द करेंट एसेट्स। यहाँ पे दे स्टार्ट विद इक्विटी, उसके बाद लाइबिलिटी के अंदर दे हैव नॉन करेंट एंड देन करेंट। यूजुअली ये रहता है फॉर्मूला, बट बहुत मतलब ये लेआउट रहता है। कोई कोई कंपनीज जैसे बेसिकली मैंने यूएस में देखा है दैट दे स्टार्ट विद द करंट एसेट्स, तो पहले कैश एंड वो सब रहता है, उसके बाद दे स्टार्ट विद द नॉन करंट, एंड उसके नीचे दे स्टार्ट विद अगेन विद द लायबिलिटी एंड एंड विद द इक्विटी, वैसा रहता है। हाँ, मीन्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द कंपनी वट एवर अर्निंग्स वी आर एबल टू रिटेन इज रिटर्न। वेरी गुड, करेक्ट, वही समझा रहा था चिराग। ओके, तो ये बैलेंस शीट है। वन गुड थिंग टू नो इज कि एज ऑन है, तो ऑब्वियसली बैलेंसेस जब बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट, तो बैलेंसेस ऑफ योर एसेट, योर लाइबिलिटी, योर इक्विटी, उसका सारा का बैलेंस एज ऑन उस डेट को क्या है वो बताइए, दैट इज योर बैलेंस शीट। इसका अगर कोई बोले ना कि यार बैलेंस शीट क्या होता है, मेरे को समझाओ, मेरे को कुछ नहीं पता है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपका जो भी एसेट्स है, आपका जो भी लाइबिलिटीज है, एंड आपको जो इक्विटी है, सारे का बैलेंस किस दिन, जिस दिन मैं अपना फाइनेंशियल्स बना रहा हूँ उस दिन का बैलेंसेस क्या है, इसीलिए उसको बोलते हैं बैलेंस शीट। एंड एज ऑन बिकॉज उस पर्टिकुलर डेट का, बिकॉज अगर मैं किसी को बोलूं कि आप अपने पूरे साल का बैलेंस बताइए बैलेंस शीट का, बैंक स्टेटमेंट का, क्या तो आप क्या बोलेंगे? सर पागल हो गए क्या, पूरे साल भर का कैसे बताएं, 1000 20 30, ये तो क्या बोलना है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि साल भर का नहीं, कोई भी बैलेंस होगा तो एज ऑन पर्टिकुलर डेट का होगा, दैट इज बैलेंस शीट एज ऑन। आप कभी भी कोई भी बैलेंस शीट उठाइएगा उसमें लिखा रहेगा बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है। एंड नॉन करेंट में यू ऑब्वियसली हैव योर मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सारा रहता है। करंट एसेट्स ऑब्वियस बात है, जो करंट नाम से कह रहा है करंट है, करंट का मतलब जो 12 महीने के अंदर रियलाइज हो जाए। लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि जो लाइबिलिटी मेरे को 12 महीने के अंदर तक पे कर देना है। सर ये 12 महीने काउंट कहाँ से करेंगे? बैलेंस शीट से, बिकॉज आप बैलेंस शीट जब बना रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बैलेंसेस एज ऑन पर्टिकुलर डेट, तो उस दिन खड़े होके सोचिए 31st डेट को,
लेट्स से बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 दिसंबर का बैलेंस शीट आप बना रहे हैं, लेट्स से जैन मंथ में, कि आपको सब कुछ मिल गया, आप अपना बना रहे हो, वैसा बात है 31 को ही खड़ा रखकर कैसे बताए कि बैलेंसेस क्या है? और वैसे बात है हर बार तो चेंज हो रहा है ना, लेट्स से कुछ पैसे आ गए अचानक से रात को किसी से पैसे आ गए, आपको किसी ने फ्रेंड ने आपको पैसे दे दिए, तो बैलेंस आपको obviously चेंज होगा ना। तो ऑब्वियसली जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हो सकता है नेक्स्ट डे बनाए। तो अगर आप नेक्स्ट डे बना रहे हैं तो बट आपको अपने आप को इनटेंजिबली प्रेजेंट करना होगा ऑन 31st के, उस दिन मेरा क्या क्या बैलेंसेस था अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटिंग। एंड जब आप करंट लायबिलिटी सोच रहे थे आप 31 दिसंबर को या जिस दिन वो बैलेंस शीट बन रहा है उस दिन खड़े होकर के सोच रहे हैं कि सर ये लायबिलिटी क्या मेरे को 12 महीने के अंदर पे करना है? नहीं। तो नॉन करंट, अगर 12 महीने के अंदर करना है तो करंट। सेम थिंग विद करंट एसेट्स कि क्या ये मेरे को बेनिफिट इन एसेट से 12 महीने के अंदर आने वाला है? यस, देन करंट, इफ नॉट देन नॉन करंट। ये समझ में आया सबको? किसी बजाय सर 2000 का अगर मशीन लिया यहाँ, तो कैश से गया 2000, करेक्ट, मतलब करंट एसेट से, और मशीन भी आई तो नेट करंट एसेट बढ़ गया, तो लायबिलिटी इफेक्ट कहाँ इफेक्ट हुई? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। आपका करंट एसेट्स है, लेट्स से कैश, आपने 2000 की मशीनरी परचेज की, तो 2000 का जब आपने मशीनरी परचेज किया तो वैसे तो कैश आपका गिरा होगा, एंड यहाँ पे मशीनरी आपका 2000 पड़ा होगा। तो अकॉर्डिंगली 2000 का इंक्रीज 2000 का डिक्रीज आपका बैलेंस शीट पे तो इम्पैक्ट जीरो आया। मतलब नेट जो टोटल है आपका यहाँ पे क्या है, आपका टोटल एसेट्स है, एंड दिस इज अ टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी। तो यहाँ पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं था, यहाँ पे आपका बढ़ा, यहाँ घटा, तो अकॉर्डिंगली आपका इम्पैक्ट यहाँ पे तो कुछ नहीं है, जीरो। एंड दैट इज वाई योर बैलेंस शीट इज टाइम। वो बैलेंस शीट टाई करेगा ही, जो अपने बोलते हैं कि यार एसेट, जो अपने बात करते हैं एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, तो ये तो होएगा ही हमेशा। क्यों होगा? बिकॉज इसका हमेशा ऑफसेटिंग इम्पैक्ट है। आपने वेरी गुड, किसी ने जो बोला कि 2000 रुपए ये डिक्रीज किया 2000 इंक्रीज किया, ऑब्वियस बात है एक इम्पैक्ट यहाँ है एक इम्पैक्ट यहाँ है, तो अकॉर्डिंगली नेट इम्पैक्ट टू द एसेट इज जीरो, है ना? तो जरूरी नहीं कि जब मैं बोल रहा हूँ कि उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट होगा तो ऑपोजिट इम्पैक्ट यहाँ पे ही होगा, देयर इज नो फिक्स्ड रूल की वैसा ही होगा। दो इम्पैक्ट होगा, बट दो इम्पैक्ट ऐसा होगा सच दैट योर बैलेंस शीट विल ऑलवेज टाई। या तो आप एसेट में बढ़ाओ घटाओ खेला करो, या आप लायबिलिटी में बढ़ाओ घटाओ खेला करो, या आप यहाँ बढ़ाओगे तो यहाँ बढ़ेगा, या यहाँ गिरेगा तो यहाँ गिरेगा, बट अल्टीमेटली दिस विल टैली, बिकॉज उसका ऑफसेटिंग इम्पैक्ट है। बिकॉज एक इम्पैक्ट अगर यहाँ पे बढ़ा है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ही गिर जाएगा या फिर यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो अकॉर्डिंग यहाँ का बढ़ा हुआ है यहाँ का बढ़ा हुआ, इट विल टैली। वो होगा बिकॉज ऐसे जैसे जैसे मैं आऊंगा वैसे वैसे होगा, बिकॉज अभी आपने देखा होगा, जैसे अपने बात कर रहे थे कि आपको कैश मिला था, जैसे हमारे यहाँ वाला एग्जाम्पल था, कहाँ था? हाँ, नहीं यहाँ पे था शायद, कि आपको जो कैश बढ़ा, सॉरी आपको जो एसेट बढ़ा है यहाँ पे थ्रू प्लांट लैंड मशीनरी गोल्ड, अकॉर्डिंगली उसके लिए पैसे तो कहीं से आए होंगे ना। तो अकॉर्डिंगली आपको 4 लाख 6 लाख ये भी बढ़ा आपका, मतलब ये बढ़ा मतलब ये पैसे आए, ये डेट आया, तो अकॉर्डिंगली आप ये कर पाए, तो अकॉर्डिंगली आपका जो भी एसेट है दैट इज मैचिंग विद इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये समझ में आया सबको? Companies show balance sheet yearly, quarterly, or of a particular date. Very good. I can see the confusion. तो कंपनी बैलेंस शीट जो बनाती है वो हमेशा एज ऑन होता है, हमेशा। जब क्वार्टरली बोल रहे हैं तो क्वार्टरली का मतलब है कि आपका पीएनडीएल का इम्पैक्ट, जब बोलते हैं ना क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर किया जा रहा है, तो वो जो क्वार्टर खत्म कब हो रहा है, लेट्स से अभी कौन सा चल रहा है, फेब चल रहा है, राइट? तो फेब एक क्वार्टर नहीं, क्वार्टर कब आएगा? मार्च में, फॉर द कैलेंडर ईयर, और हमारा इंडियन सिस्टम भी करता है, तो मार्च में हमारा क्वार्टर है। तो क्वार्टरली फाइलिंग होता है, जब क्वार्टरली फाइलिंग होगा
तो वो क्वार्टर का एंड डेट कौन सा है? 31 मार्च 2026, करेक्ट? सुचारिता, अगर अपने इस क्वार्टर का बात करें तो इस क्वार्टर कब खत्म होगा? ये March 31 को खत्म होगा। वेरी गुड। तो जब बैलेंस शीट जब बनेगा तो दैट वुड बी 31 मार्च 2026 का बैलेंस क्या है? एज ऑन 31 मार्च 2026 आपका एसेट्स क्या है, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, आपका इक्विटी क्या है? बैलेंस शीट इस क्वार्टर का मतलब, जब बैलेंस शीट जब फाइलिंग होगा, इसका मतलब है कि बैलेंसेस का पोजीशन, आई थिंक अमित केटी ने बहुत अच्छा बोला कि वो बैलेंसेस का पोजीशन क्या है एज ऑन 31 मार्च। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट में जो भी आइटम है वो प्राचीन काल से चलते आते आते आज क्या है भैया बताओ, वो चीजें है वो। बैलेंस शीट कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन, मतलब एक बार आपने कंपनी स्टार्ट किया तो आपके पास कुछ बैलेंसेस था, एंड वो बैलेंसेस एसेट्स लायबिलिटीज इक्विटी वो तो कीप ऑन चेंजिंग हो रहे हैं ना। बिकॉज आपने कुछ नया मशीनरी खरीदा, वो मशीनरी यूज हुआ, वो मशीनरी इधर से पूरा कंज्यूम कर लिया आपने, मशीनरी को आपने बेच दिया तो बैलेंस शीट से हट गया। अगर आपके पास एसेट नहीं है, मशीनरी नहीं है, तो बैलेंस शीट से हट गया। बट एज ऑन उस पर्टिकुलर डेट को क्या चीजें हैं आपके पास में, इन टर्म्स ऑफ एसेट, इन टर्म्स ऑफ लाइबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, वो सारा का बैलेंस इज योर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन होता है whenever we are saying क्वार्टरली फाइलिंग्स, ईयरली फाइलिंग, तो वो जो ईयरली क्वार्टरली है वो बता रहा है कि उस ईयर का एंड डेट क्या है, इस दिन उस दिन का बैलेंस क्या है। एंड ऑब्वियसली वो ईयरली बोल रहा है मतलब उस ईयर का परफॉर्मेंस कैसा है, जो परफॉर्मेंस इज बीइंग कैप्चर्ड इन पी एंड एल, नॉट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन की इस दिन का आपका बैलेंस क्या है, पी एंड एल इज फॉर द पीरियड की इस पूरे पीरियड में आपका कैसा हुआ है। तो उस पर मैं आ रहा हूँ। बट अभी तक सुचारिता आपको ये समझ में आया क्या जो मैं बताया? एंड इनकेस नहीं समझ में आया, बी वेरी ब्लंट कि सर कुछ भी नहीं समझ में आया, एंड आई एम हैप्पी टू री आंसर, आंसर अगेन, सॉरी। बैलेंस शीट समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अल्टीमेटली पी एंड एल तो अपने सुधार देंगे, बट बैलेंस शीट कहाँ पहुंचना है मैंने अगर आपको दिखा दिया ना कि यार अपने यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट हाँ हाँ सर समझ में आया मेरे को। अब अपने चलते हैं, जोर से अपने चलते हैं टुवर्ड्स द पी एंड एल, ठीक है? बट बैलेंस शीट अभी तक मैंने जो जो समझाया सबको, आर यू ऑल क्लियर कि मैंने क्या क्या बात किया है? आप यू माइट पुट इन द चैट Q&A का, और यू कैन आल्सो गिव थम्स अप की थम्स डाउन भी, सर नहीं समझ में आया, आई एम आल्सो ओके विद दैट, आई कैन री एक्सप्लेन इफ क्वेश्चंस आते हैं तो, ठीक है? मोर और लेस। अच्छा ठीक है, आई थिंक दैट इज व्हाट P&L का कंफ्यूजन करेंट माइट बी गेटिंग द इशू। ओके, बैलेंस शीट वापस रिविजिट करेंगे अब, ठीक है? बस एक बार लायबिलिटी और एसेट दोनों जहां इफेक्ट हो रही है वो भी बता दो। हाँ, वो बता रहा हूँ, मतलब P&L से थ्रू बताऊंगा, एंड फिर दिखाऊंगा कैसे कैसे P&L में इम्पैक्ट हो रहा है, P&L से बैलेंस शीट का, ठीक है? नो, पे बोलते हैं P&L। अब आप समझ गए होंगे P&L फॉर द ईयर, फॉर द क्वार्टर, फॉर द मंथ, फॉर द डे भी हो सकता है। तो बेसिकली अपने यूजुअली बोलते हैं P&L फॉर द पीरियड, कि किस पीरियड का आप P&L बनाना चाह रहे हैं, और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारा कुछ सेम है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। अब पीरियड अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इसलिए मैंने पीरियड ईयर नहीं लिखा, बिकॉज कोई बोलेगा सर आपने तो लिखा था कि ईयर का होता है, फिर मंथ का कैसे हो गया, डे का कैसे हो गया, नॉट। बट दिस इज फॉर द पीरियड, ये कोई भी पीरियड हो सकता है। तो बेसिकली एक डेबिट एंड क्रेडिट का चीज है जो मैं जाना नहीं चाहता था, बट आई विल स्टिल पास थ्रू दैट अंडरस्टैंडिंग कि वो अंडरस्टैंडिंग है क्या। तो बेसिकली अकाउंटिंग में, एंड दिस इज रिक्वायर्ड व्हाई, आई विल टेल यू, बिकॉज क्लासेस में यू माइट बी हियरिंग कि दिस अकाउंट डेबिट, दैट अकाउंट क्रेडिट, ये सब सुनते होगे, एंड देन यू शुड नॉट फील कि यार ये तो मेरे को आता ही नहीं, क्या है नहीं है, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ थिंग्स। तो जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है ना, वो क्या बोल रहा है कि अगर आपका खर्चा है, इफ यू हैव अ खर्चा, अगर कोई खर्चा आया,
तो आप उसको डेबिट करिएगा। तो अकॉर्डिंगली आप बताओ, अगर खर्चा आने से डेबिट अगर होता है तो इनकम आने से क्या होगा? देयर आर टू थिंग्स, वन इज डेबिट, अदर वन इज क्रेडिट। वेरी गुड, क्रेडिट होगा। मतलब इनकम आने से क्रेडिट होगा मेरा। ठीक है। अब आप बताइए, अगर आप कोई चीज खर्चा करेंगे तो आप खर्चा करेंगे मतलब आपको कुछ खर्चा हुआ, लेट्स से खर्चा करेंगे तो क्या आपके माथे पे कोई उधार आएगा? लेट्स से आपने स्कूल में एडमिशन लिया है और लेट्स से आप एक जगह पे रेंट पे रहना चाह रहे हैं, एंड ये कौन बोल रहा है यार, क्रिएट व्हाट कम्स इन डेबिट और गोस आउट उतना हिसाब से नहीं चलेंगे यार। दिस इज फॉर नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, राइट? तो अपने उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहे। तो आप अगर आप लेट्स से आप एक रेंट पे रहना चाह रहे हैं, आपने गया एंड उस रेंट का अग्रीमेंट ये है कि आप 1 महीने बीतने के बाद यू पे द मनी। ठीक है? तो आपने लेट्स से रेंट पे रह रहे हैं आप, तो आप जब रेंट पे रह रहे हैं तो क्या आपका खर्चा बढ़ा? बिकॉज़ आपने तो ऑब्वियस सी बात है 1 महीना यूज़ किया, तो आपका खर्चा बढ़ा? बढ़ा। तो क्या आपके माथे में एक लायबिलिटी है कि मेरे को पे करना है? करेक्ट? तो अगर आपको माथे में लायबिलिटी है, पे करना है, तो अकॉर्डिंगली आपका लायबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट या डेबिट? ये बताओ मेरे को। एक साइड है आपका खर्चा, आपने खर्चा आपने अज़्यूम किया भैया खर्चा को अपने डेबिट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपका जो लायबिलिटी है, दैट शुड बी क्रेडिट और डेबिट? खर्चा डेबिट है, एंड आई एम सेइंग कि न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो अगर डेबिट अगर खर्चा है, तो लायबिलिटी क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? क्या होगा? ये होगा या ये होगा? कौन-सा होगा? ओके। स्निग्धा, आप बताइए प्लीज़। तेजवीर बोल रहा है डेबिट होगा। ओके, स्निग्धा भी बोल रही है डेबिट होगा। मैं बोल रहा हूँ, आपका एक इम्पैक्ट इज़ गोइंग टू द डेबिट। न्यूटन का थर्ड लॉ जो मैंने स्टार्ट से इस क्लास को बाँधने का कोशिश किया है, तो वो जो लायबिलिटी अगर आपका एक्सपेंस अगर आपका खर्चा डेबिट है, तो आपका लायबिलिटी क्योंकि आपने खर्चा किया, आपके माथे में एक लायबिलिटी कि मेरे को पे करना है, तो वो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? हाँ, किसी ने बोला है सर दूसरा तो क्रेडिट ही बचा हुआ है, तो क्रेडिट ही होगा, तो करेक्ट आंसर इज़ क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा, ये नहीं होगा। बिकॉज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप डेबिट अगर आप कर रहे हैं खर्चा, तो ऑफसेटिंग इम्पैक्ट आपको डालना है ना। तो ऑफसेटिंग इम्पैक्ट आप क्या डालिएगा? आप डालिएगा ऑब्वियसली लायबिलिटी। तो लायबिलिटी तो क्रेडिट होना पड़ेगा ना, बिकॉज़ आपके माथे पे उधार है। ये समझ में आया सबको? मैंने एक ही चीज़ को नस को पकड़ा, डेबिट द एक्सपेंस। तो सारा खर्चा आप डेबिट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उसके ऑफसेट इम्पैक्ट क्या होगा? डेबिट का क्रेडिट। तो लायबिलिटी कहाँ जाएगा आपका? लायबिलिटी तो क्रेडिट होगा ना। ये समझ में आया सबको? हाँ, बट ये समझ में आया सबको कि आप थोड़ा सा डेबिट अपने सारे खर्चे को अगर डेबिट करते हैं, तो अकॉर्डिंगली जैसे आपने बहुत अच्छे से पकड़ा कि सर डेबिट अगर अपने खर्चा कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली इनकम तो अपने क्रिएट करेंगे ना। ये बहुत अच्छे से पकड़ा आप सबने। साइमल्टेनियसली अगर मेरा खर्चा हुआ है, तो मेरे माथे पे तो कुछ उधार पड़ेगा ना कि भाई मेरा खर्चा है, मेरे को उसको पे करना है। तो अकॉर्डिंगली अगर वो पे करना है, अगर वो लायबिलिटी है, तो इट विल बी क्रेडिट ना। करेक्ट? ओके, तो यहाँ अपने आ गए। नाउ सेम चीज़ से अगर अपने करें कि अगर आपका इनकम हुआ है, मैं थोड़ा अच्छा से कर देता हूँ उसको नाउ। लेट्स से इनकम को हमने क्या बोला, कहाँ से आपने स्टार्ट किया? डेबिट से। आपने डेबिट से स्टार्ट किया और फिर अपने यहाँ पे क्रेडिट पे आ गए, ठीक है? तो अगर इनकम अगर मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो इनकम अगर किसी से अगर आपको हो रहा है, तो आपसे उसको पैसा लेना है कि नहीं लेना है? पैसे लेने हैं ना? लेट्स से आप कोई भी चीज़ किसी को बेच रहे हो, लेट्स से यू आर गिविंग एनी सर्विस, और लेट्स से नेटफ्लिक्स आपको सर्विस कंटेंट दे रहा है, तो अकॉर्डिंगली इज़ इट चार्जिंग मनी फ्रॉम यू? हाँ, तो क्या उसको आपसे पैसे लेने हैं? यस। अगर वो पैसे लेने हैं, तो जो आपका रिसीवेबल होना चाहिए, व्हिच इज़ एन एसेट। क्यों एसेट है? बिकॉज़ आपसे किसी को चाहिए, यू आर गोइंग टू रियलाइज़, जब मैं बैलेंस शीट में बोल रहे थे, आपको किसी से पैसे चाहिए, वो आपका हक है।
कि आपको उससे पैसे चाहिए, आपने उसको कुछ सर्विसेज दिया है, कुछ माल दिया है, अकॉर्डिंगली यू नीड मनी, आपका हक है कि यार मैंने दिया है आपको देना है। तो अकॉर्डिंगली वो जो एसेट है वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? किसी का आंसर नहीं आ रहा है? सर आर यू सेइंग दैट इज एक्सपेंसेस इंक्रीज इन द राइट हैंड साइड? हाँ, प्रेंजन ने बोला डेबिट, करेक्ट। तो डेबिट को बेसिकली लोग डीआर लिखते हैं। इफ एक्सपेंस इंक्रीज ऑन द राइट, देन टू बैलेंस इट लायबिलिटी इंक्रीजेस। नहीं 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 नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। आप सिंपल समझिए, अगर आप किसी को, आपने किसी से किसी के लिए खर्चा किया, आपने कोई खर्चा किया, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड से बाई किया है, बेस्ट एग्जांपल, आपने क्रेडिट कार्ड से कोई चीज बाई की है, तो क्या उस चीज को बाई करने के लिए, लेट्स से सीएफए का कोर्स आपने बाई किया, सीएफए को आपने पेमेंट किया है, तो आपने अगर सीएफए को पेमेंट किया है, बेस्ट वहीं पे आते हैं, ये सीएफए कोर्स का आपने फीस पे किया विथ क्रेडिट कार्ड, तो क्या ये सीएफए का कोर्स फी, इज इट योर एक्सपेंस? सिंगदा प्लीज बताइएगा, और बाकी लोग भी प्लीज। वेरी गुड। तो क्या आपको जब आपने जब पेमेंट किया, तो क्या ये क्रेडिट कार्ड को आपको पे करना पड़ेगा? क्या ये मेरे को पे करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड्स को? तो ऐसा नहीं सोचना है अपने को, क्योंकि एक्सपेंस है तो उसको मैच करने के लिए, उसको बैलेंस करने की लायबिलिटी है। बात ये कि कुछ देगा तो कुछ लेगा ना, मैं कुछ दूंगा तो मैं कुछ लूंगा ना। तो अकॉर्डिंगली दैट इज द केस, तो आपका अगर कोई खर्चा है, तो अकॉर्डिंगली साइमल्टेनियसली आपके लिए वो लायबिलिटी होगा, और आप बोलेंगे सर लायबिलिटी नहीं होगा, मैं तो कैश पे कर दूंगा, तो ठीक है, आप कैश पे कर दो। दो चीज ही हो सकता है ना, या तो आप बोले कि नहीं मैंने क्रेडिट कार्ड से दिया, तो मेरे को क्रेडिट कार्ड को देना पड़ेगा, तो दैट इज माई लायबिलिटी, या फिर आप बोले कि नहीं सर मैं कैश से दे दूंगा। ये समझ में आया सबको? तो दो चीजें हैं, एक तो है लायबिलिटी, तो अकॉर्डिंगली अगर आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो आपका लायबिलिटी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, और आपका एसेट डिक्रीज करेगा। ये समझ में आया सबको? सिंगदा, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, वेरी गुड। तो अब इसी को मैं एक छोटे से एग्जांपल से लेकर के समझा देता हूँ। बहुत लोग चाहते हैं कि वो बैलेंस शीट में कैसे जाता है, तो एक बार मैं वो, एक बार के लिए मेरे वो उसको थोड़ा फील करा देता हूँ, ठीक है? ये बैलेंस शीट है, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, ठीक है? नाउ ओके, सो लेट्स से आपने एक्सपेंस किया, लेट्स से फीस, फीस आपका एक्सपेंस है, लेट्स से 1 लाख इज योर फीस। अभी आपका कोई कमाई नहीं हुआ है, लेट्स से बस एक खर्चा आया है। अगर ये खर्चा सिर्फ है, तो अकॉर्डिंगली आपको नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है? आप तो कुछ नहीं कमाया है। अभी वैसे मत जाना यार कि मतलब सर कमाया नहीं तो पैसे कहाँ से देंगे। इस पीरियड में अपने एक 3 महीने का बात कर रहे थे, ठीक है? पैसा वैसा है, बट 3 महीने अभी कुछ कमाई नहीं हुआ, बट आपका एक्सपेंस हुआ है कुछ, तो आपका ये नेट इनकम हुआ या नेट लॉस हुआ? या नेट तो छोड़ ही दो, लॉस हुआ या इनकम हुआ, बस इतना बता दो। किसी ने बोला है नेट लॉस हुआ है, बाकी लोग प्लीज बताइए। आपने एक खर्चा किया, वेरी गुड, आपको लॉस हुआ, तो अकॉर्डिंगली आपको 1 लाख का लॉस हो गया, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या सर? दूसरा आप बोल रहे थे, दो इम्पैक्ट है, या तो आप बोलेगा सर मैंने जो खर्चा किया उसके लिए पे नहीं किया, पे करूंगा, आराम से करूंगा, मैंने जैसे ऐसा ऑफर लिया है जिसमें कि मेरे को पेमेंट 3 महीने के बाद करना है, तो मैंने पे नहीं किया है, बट लायबिलिटी है मेरे माथे में, खर्चा किया हूं तो किसी को तो देना पड़ेगा, या कैश से दूं या फिर उधार करके बाद में दूंगा, राइट? तो अकॉर्डिंगली आप ये बताइए कि अगर आपने खर्चा किया, आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपका लायबिलिटी बढ़ा है या गिरा है? आपका उधार बढ़ा है या गिर गया है? योर लायबिलिटी हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड?
ठीक है, आंसर आया, लाइबिलिटी हैज इंक्रीज, और लाइबिलिटी बढ़ा है, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली लाइबिलिटी 1 लाख से बढ़ गया। ठीक है, आई थिंक मेरे को ना गलती किया, मेरे को इसको एक ही करोड़ का करना चाहिए था, तो दैट वो समझ में आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? अच्छा ठीक है, इसी को पहले अपने बैलेंस आउट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपका जब ये नेट लॉस हुआ, एंड मैंने जब आपको पहले समझाया कि ये जो नेट लॉस है, ये क्या होता है, जो रिटेन अर्निंग्स से जब अपने बात करते हैं, ये क्या होता है, ये सारा लॉसेस इनकम सारा का क्यूमुलेशन है। अभी अपने बस बनना चाह रहे हैं, एक बार मैं आपको ये बता दूं तो इट विल ऑल बी गुड। तो मैं रिटेन अर्निंग्स के बारे में क्या बोला था बैलेंस शीट में, कि ये सारे आज तक का सारा इनकम लॉसेस सबका एक क्यूमुलेशन है, क्यूमुलेटिव बैलेंस है। बैलेंस शीट तो अगेन बैलेंस है। तो लेट्स से वो कुछ होगा, ठीक है, कुछ एक रिटर्निंग बैलेंस होगा, बट क्या ये 1 लाख का लॉस होने की वजह से ये 1 लाख से गिरा होगा? बिकॉज ऑफ दिस लॉस, would my retained earnings, would it have decreased by 1 lakh or would have increased by 1 lakh? आपका पास एक थैला है, एक झोला है, उसमें आप पैसे डालते डालते, मतलब कुछ आपका प्रॉफिट होते जा रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी, और पूरे कच्चा चिट्टा है। अकॉर्डिंगली अगर एक लॉस आएगा तो वो रिटर्न्स गिरेगा या बढ़ेगा? डिक्रीज बाय 1 लाख। तो फ्रॉम टाइम पर्सपेक्टिव क्या वो टाई हो रहा है? 1 लाख का रिटर्निंग्स बढ़ा, सॉरी 1 लाख का रिटर्निंग्स गिरा, एंड 1 लाख का लाइबिलिटी बढ़ा, क्या वो बैलेंस हुआ आपका बैलेंस शीट? आप बोले सर एसेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो एसेट पे कुछ इम्पैक्ट नहीं है। आप एसेट लेट्स से 1 लाख का था, तो या एसेट लेट्स से 50 लाख का था, तो 50 लाख का ही पड़ा होगा। यहाँ पे आपका एक इम्पैक्ट लाइबिलिटी एंड इक्विटी में, एक इम्पैक्ट आया रिटर्न से गिरने का, एक इम्पैक्ट आया लाइबिलिटी बढ़ने का, तो अकॉर्डिंग नेट इम्पैक्ट क्या हो गया बैलेंस शीट में? जीरो। तो बैलेंस शीट टाई हुआ, ये दिखा सबको? ओके, नेक्स्ट। सर मैं लाइबिलिटी देने में विश्वास नहीं रखता हूँ सर, मैं कैश पे करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप बोल रहे हैं कि आपने कैश दिया होगा, तो आपने कैश दिया होगा, तो क्या आपका कैश का जो भी बैलेंस होगा उसको छोड़ दो, क्या वो कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ होगा या इंक्रीज किया होगा, बताओ? आपने खर्चा किया, आपने कैश पे किया, तो क्योंकि आपने कैश पे किया, तो क्या वो इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा? डिक्रीज हुआ होगा। वेरी गुड, तो डिक्रीज हुआ होगा। तो यहाँ पे मेरा रिटर्निंग्स 1 लाख से गिर गया, यहाँ पे मेरा कैश 1 लाख से गिर गया, तो क्या ये मेरा दोनों टाई आउट हुआ? वेरी गुड। ये सबको समझ में आ रहा है कि कैसे बैलेंस शीट में टाई हो रहा है? चलो, स्निग्धा आपको समझ में आया क्या? मतलब प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड कि सर आप मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। इफ दैट इज द केस, मेरे को बता दो कि सर मेरा नाम मत लीजिए, मैं नहीं लूंगा। बट जस्ट वांटेड टू इंश्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, एंड बाकी लोग को भी। आई आई सॉ कि आपको थोड़ा मेरे समझाने में थोड़ा ये हो रहा था, आई थॉट कि मेरे को और अच्छे लेवल पे आके समझाना चाहिए। अच्छा, मतलब ये नहीं कि खराब तरीके से, बट और आपको समझ करके कि यार कैसे चाह रहा है, उस हिसाब से उस लेवल पे आए, ठीक है। ओके। तो अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक चीज अगर आपने याद रख ली कि यार एक्सपेंस इज माई, मतलब एक्सपेंसेस को अपने डेबिट करते हैं, तो अकॉर्डिंगली इनकम्स को अपने क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इनकम क्योंकि इनकम सॉरी, हाँ, अगर मेरे को इनकम है तो किसी से आना होगा, तो अगर मेरा इनकम हुआ है तो किसी से मिलने का भी तो भाई, कि लेट्स से मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, तो 10% का इंटरेस्ट है, फिक्स डिपॉजिट हमने किया, तो 10% का फिक्स डिपॉजिट है, तो अकॉर्डिंगली 1 लाख का 10%, 10,000, तो मेरे को इनकम हुआ, एक लेट्स से 1 साल बीत गया है, आई एम स्टैंडिंग हियर, मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपीज दिया, एंड अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो अकॉर्डिंगली मेरे को 1,10,000 रुपये मिलने हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे जो 10,000 है दैट इज माई इनकम। 1 लाख तो मेरा पैसा वापस आ गया, इनकम क्या 10,000, तो 10,000 मिलना तो है किसी से, किससे मिलना है? बैंक से मिलना है। तो अकॉर्डिंगली इनकम हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली
उसका ऑपोजिट क्या है? रिसीवर क्या है? पैसा दे तो सही, मिलना तो है, इनकम हुआ, बट किससे? बैंक से। तो बैंक से मिलना तो है, तो अकॉर्डिंग दैट बिकम्स अ डेबिट। एंड साइमल्टेनियसली अगर एक्सपेंस है तो किसी को देना तो है। किसको देना है? लैब जो लाइबिलिटी जो मेरा होल्ड करके बैठा हुआ है उसको। तो यूजुअली दिस इज द मैट्रिक्स। यूजुअली। दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि डेबिट एक्सपेंस ऑफसेट क्या है? क्रेडिट। डेबिट का तो ऑफसेट क्रेडिट है, बट क्या? या तो आप कैश दे दो तो कैश गिर जाएगा, और डेबिट, और सॉरी, और अरे, और क्रेडिट लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर कैश गिरता है तो आपको तो पता है खर्चे के कारण आपका जो रिटेन अर्निंग्स है वो तो ऑलरेडी गिरा हुआ होगा, तो या तो इसको गिराओ या इसको बढ़ाओ। तो लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट, एसेट गिरने से क्रेडिट, सारा कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है। ये समझ में आया सबको? सेम चीज मैं इनकम के बारे में भी अगर बोल दूं, इनकम हुआ मेरे को तो क्रेडिट कर रहे हैं। ये अच्छा, डेबिट क्रेडिट सबको समझ में आ रहा है ना? एक चीज ही मैंने पकड़ा है, डेबिट। उसमें अलग अलग रूल, तो वो रूल मैंने नहीं जाना। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो वो बोला गया है वैसे करना है। इसके लिए उसमें वैसा कोई साइंस नहीं है कि वो डेबिट कहाँ से आया, और डेरिवेशन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रूल है कि आप एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। एंड उसी तरह से मैंने बाकी चीजों को बांधने की कोशिश की है, ठीक है। क्रेडिट इनकम मतलब इनकम अगर हुआ है तो आपको किसी से पैसे मिलने हैं तो क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे तो डेबिट भी होगा। तो मिलना है तो रिसीवेबल, कोई भी 15 से हो सकता है रिसीवेबल, या फिर डेबिट कैश। इसका कैसे होगा सर, समझाइए बैलेंस शीट में। अगर इनकम हुआ है तो अकॉर्डिंगली रिटेन अर्निंग्स आपका बढ़ गया होगा, तो या तो आप एसेट में कैश बढ़ाओ, बिकॉज अगर आपका इनकम बढ़ा है तो कैश आ गया होगा। एंड या फिर आप कैश नहीं बढ़ा करके रिसीवेबल बढ़ा दो कि यार मेरे को पैसा मिला नहीं है, मिलना है, तो अकॉर्डिंग दैट इज ऑल्सो एसेट। ठीक है, लायबिलिटी एंड इक्विटी। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। सर बैंक से लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ी। करेक्ट। और कैश आया, करंट एसेट इंक्रीज हो गया, वेरी गुड। तो आपने बैंक से लोन लिया तो आपका लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। आपने कैश लिया, मतलब बैंक, बैंक में बैलेंस आ गया, कैश आके कुछ भी बोल दो, तब कैश इंक्रीज, दोनों साइड बैलेंस हो गया, वेरी गुड। अब क्या बोल रहे हैं? तो यह बैलेंस कैसे करेगा? यहाँ तो गैप आ जाएगा ना। नहीं, कैसे? मतलब आपने बैंक से लोन लिया, ये देखिए, ये आपने लोन लिया बैंक से, लेट्स से 10 लाख का। तो आपका बैंक में कैश भी तो आया ना 10 लाख का। ये समझ में आया? मैंने जब बोला बैंक से लोन लिया तो आपका उधार बढ़ा, एंड आपका हाथ में पैसे भी तो आए। ऐसे क्या? मतलब बैंक से आपने अगर लोन लिया है तो आपने लोन लिया तो यार आपका तो लायबिलिटी बढ़ा, उधार बढ़ा, बट साथ में पैसा आया ना। जैसे अगर मान लेते हैं अपने बैंक से होम लोन करा रहे हैं, तो बैंक से होम लोन लिया तो एक लायबिलिटी, ऑफसेट क्या है? मेरे पास वो एसेट आया ना। ठीक है। ओके। क्रेडिट इनकम, हाँ इनकम, डेबिट एक्सपेंसेस है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, ये ऐसा गोल्डन रूल है जो अकाउंटिंग का रूल है। उसमें तीन गोल्डन रूल है, उसमें तीन अकाउंट्स है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। तो उसको बेसिकली उसमें है कि एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए, इनकम को क्रेडिट करना चाहिए, एसेट अगर आ रहा है तो एसेट को डेबिट करिए, तो वो सारी चीजें। नहीं, क्रेडिट में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है। मैं बता देता हूँ। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अगर ये अगर चीज समझो तो बाकी चीज पकड़ सकते हो। तो बेसिकली अगर कोई खर्चा होगा तो अकॉर्डिंगली माथे में तो लायबिलिटी आएगा ना। तो इसी के लिए एक और रूल है, व्हाट कम्स इन गोज आउट वो करके है। बट बेसिकली ऐसे बोलो कि एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो इट्स अ डेबिट, गिर रहा है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट, गिर रहा है तो डेबिट।
ये मतलब आंख मूंद करके याद करने वाला वैसा चीज है। रिटर्निंग से पैसा आया गया, हाँ बताता हूँ उसको, बताता हूँ। वो मेरे को पता था वो क्वेश्चन आएगा, तो उसको मैं अच्छे से लेता हूँ। ये समझ में आया ना सबको? ये एक जनरल चीजें हैं। इफ यू वांट आप याद करके रख लो, बट मतलब अकाउंटिंग तो अपने नहीं सीख रहे हैं ना, बेसिकली अपने इम्पैक्ट सीख रहे थे। डो नॉट से कि डेबिट क्रेडिट याद रखना चाहिए, बट क्योंकि क्लासेस में इसका कभी कभी गुंजाइश आते रहता है, तो यू शुड नॉट फील यार वो पता ही नहीं है, तो एटलीस्ट उसके लिए मैंने बताया। अब जो मेन चीजें हैं, बहुत लोगों को लग रहा है रिटेनिंग्स कैश है और उसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को भी होता था व्हेन आई वाज डूइंग माय कॉमर्स। अब मेरे को तो बात बताओ, आपका सेलिंग प्राइस इज लेट्स से 100, कॉस्ट प्राइस इज लेट्स से 80, तो आपको प्रॉफिट कितना है? एंड आई वांट फुल पार्टिसिपेशन ये ना, एक बार ये पता लगेगा तो मतलब ये बहुत जोर का पता लगेगा, अगर पता लगा तो। एसेट्स आर नॉट योर इनकम। एसेट्स आपका इनकम नहीं है। एसेट्स है आपका हक, आपका रिसोर्सेस, वो आपका एसेट है। इनकम वो जनरेट करके देता है। लेट्स से आप एक एसेट हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, बहुत फालतू से एग्जांपल, बट लेट्स से व्हेन यू आर अर्निंग, यू आर एन एसेट। आप यू आर जनरेटिंग इनकम, बट यू आर नॉट इनकम, यू आर जनरेटिंग इनकम। ठीक है? तो 20, प्रॉफिट इज 20। नाउ कैश कितना आया होगा आपको? कैश कितना आया होगा आपको? ये आपको कैश आया होगा, ये आपका खर्चा गया होगा, एंड ये आपका प्रॉफिट हुआ होगा। करेक्ट? नो, ये पी एंडल है, ये बैलेंस शीट है। तो जब आप रिटेन अर्निंग्स बोल रहे हैं, आप लोगों को बहुत कुछ समझ आ रहा है, इसमें कैश भर्ती पड़ा हुआ है। जब आप पेंडल अगर कर रहे हो, तो आपका पहला आइटम क्या है? लेट्स से सेल्स। आपने सेल्स किया है 100 का, 100 का माल आपने बेचा है, माइनस कॉग्स जो अपने बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी नॉर्मली रखते हैं उसको कि कॉस्ट प्राइस, लेट्स से दैट इज 80। तो इस ट्रांजैक्शन से आपका कैश कितना से भरा? 100। डू यू ऑल अग्री? आपने माल बेचा 100 का, तो 100 रुपए कैश आया। डू यू ऑल अग्री? ठीक है। नाउ आपने जब 80 का माल खरीदा, तो उसके दो चीजें हो सकती है। या तो आपने कैश पे किया होगा 80 का, या फिर आपने बोलोगे यार बाद में देता हूं ना। करेक्ट? आपने बोलोगे यार मैं अभी भी कैश पे कर करके कैश पे के बाय कर लेता हूँ, या फिर आपने बोलोगे इतने बाद में देते हैं ना। बात एक ही है दोनों में। ना, आपको प्रॉफिट कितना का हुआ? 20 का। ये जो प्रॉफिट है, जैसे मैंने बताया कि आपको जो प्रॉफिट होता है डेट गोज टू रिटेन अर्निंग्स। जो भी आपका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में कुछ तो रिटेन अर्निंग्स में पहले से कुछ था या नहीं था, तो अभी अपने स्टार्ट कर रहे हैं तो जीरो था, तो जीरो से जो प्रॉफिट है उसको रिटेन अर्निंग्स को क्या बोलते हैं? अभी तक का जो प्रॉफिट। तो ये चला गया 20 यहाँ पे। अकॉर्डिंगली ये 100 एसेट आई हो जा रहा है, इनके सर कैश नहीं पे किया उसने, तो ये 100 एसेट आई हो गया। कैश आपको आया यहाँ पे, प्रॉफिट आपका दिख रहा है यहाँ पे, खर्चा आपका दिख रहा है, या फिर आपको जो उधार से देना है यहाँ पे। दैट इज हाउ योर कैश इज जनरेटिंग। तो रिटेन अर्निंग्स इज नॉट कैश। क्या मेरे को तो 20 कैश का प्रॉफिट हुआ ना, वो कैश पूरा 100 यहाँ पे बैठा हुआ है। ये आपका प्रॉफिट अमाउंट है, ये आपका लायबिलिटी अमाउंट है। एंड लेट्स से इफ यू वांट टू पे, तो आप क्या करेंगे? -80, मतलब ये 20 आ गया, एंड ये कट जाएगा, तो अकॉर्डिंग दिस साइड आल्सो 20, दिस साइड आल्सो 20, तो अकॉर्डिंग बैलेंस उल्टा है। समझने वाली बात ये है कि अल्टीमेटली आपने 20 का प्रॉफिट कमाया, वो 20 सॉरी 20 का आपके पास कैश आया, वो जो 20 का आपके पास कैश आया, वो 20 का कैश आपको प्रॉफिट कमा करके आया। तो अकॉर्डिंगली जब मैं बोल रहा हूँ 20 कैश आया कहाँ से, तो 20 का जो कैश आया दैट इज फ्रॉम योर प्रॉफिट, फ्रॉम योर रिटेन अर्निंग्स। वो जो बैलेंस शीट में जो 20 का
एसेट आपका पड़ा हुआ है ना कैश का 20 रुपए, वो कहाँ से आए? वो रिटेन अर्निंग से आए, वो प्रॉफिट जो आपने कमाया उसका लिए वो 20 रुपए वहां पे है। वो 20 रुपए जो कैश पे बैठा हुआ है वो इसलिए है बिकॉज आपने रिटेन अर्निंग्स, यानी आपने 20 का प्रॉफिट कमाया था, उसके लिए वो 20 रुपए वहां पे है। ये समझ में आया सबको? ओके। किसी को नहीं समझ में आया हो, एंड मैं तो बोलता हूँ जिस किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया, बी वेरी ब्लंट, मतलब हाँ, डेबिट एंड क्रेडिट क्यों सीखना है आपको? डेबिट एंड क्रेडिट तो एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपको एग्जाम में। डेबिट एंड क्रेडिट का एक क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम को, बिकॉज यू आर नॉट अकाउंटेंट, यू आर नॉट स्टडिंग फॉर अकाउंट ना। अकाउंटेंसी के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं कि यार इम्पैक्ट समझने के लिए, कि एक तो है न्यूटन का लॉ, जो मैं साइंस का कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में गुजार रहा हूँ, कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा एंड वो इम्पैक्ट ऐसा है कि क्योंकि ऑपोजिट है, इफ यू सी द डिजाइनिंग ऑफ इट, इनकम अगर बढ़ेगा तो अकॉर्डिंगली आपका एसेट भी बढ़ रहा है। मतलब अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, यार मेरे को इनकम हुआ है, तो दो चीजें, या तो आपका कैश बढ़ गया, कि आपको किसी ने हाथ में कैश दे ले भैया तेरा कैश, इनकम हुआ 100 का, आपको कैश मिल गया हाथ में। कैश नहीं मिला तो कैश मिलेगा ना, जो मिलेगा मिलेगा, दैट इज ऑल्सो एसेट ना, कि यार उसको देना है मेरे को। जैसे आपका उधार है कि आपको किसी को देना है, वैसे किसी और का भी तो उधार है ना कि आपको देना है, तो उसका उधार इज योर एसेट, कि यार मेरे को मिलना है, उसका देना आपका मिलना, राइट? तो अकॉर्डिंगली आपका इनकम हुआ है, इनकम अगर होता है, अगेन अगर वापस से सोचिए इसको, तो जैसे आपके साइड से बोलता हूँ, आपने इनकम बढ़ा तो आपका इक्विटी साइड बढ़ गया, एंड साइमल्टेनियसली आपका कैश या तो बढ़ा होगा, और कैश नहीं बढ़ा होगा तो कम से कम करंट एसेट्स में आपका डेटर वेटर बढ़ा होगा, राइट? तो अकॉर्डिंगली बैलेंस तो हमेशा टाई होगा। सेम थिंग अगर आप समझिएगा एक्सपेंसेस साइड से, कि सर एक्सपेंस का क्या बताइए? ठीक है, एक्सपेंस अगर हुआ है तो अकॉर्डिंगली एक्सपेंस हिट कहाँ करेगा? रिटेन अर्निंग्स पे। तो रिटेन अर्निंग्स जो यहाँ पे था वो यहाँ नीचे आ गया, और क्योंकि एक्सपेंस अगर हुआ है तो आपको पे करना पड़ेगा, तो पे करने के लिए आपका कैश पे कैश गिरा होगा। अगर एसेट नहीं गिरा है तो एसेट को वहीं रखते हैं, आपका लाइबिलिटी जो है कि मेरे को देना है वो बढ़ गया होगा, तो क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ा होगा, ये गिरा था, तो अकॉर्डिंगली फिर बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? अभी अभी तक किसी को कोई भी डाउट है? ओके, ठीक है। ओके, तो अभी अपने, तो आई थिंक ये जो आप लोगों को पहले ग्लिच हो रहा था कि सर बैलेंस कैसे टाई होगा, रिटर्न कैसे होगा, एसेट बैलेंस शीट, वो सारा वो पट्टी नहीं पड़ रहा था, राइट? तो अकॉर्डिंगली अब आपको दिख रहा है कि हाँ, वो कुछ भी पीएनएल में होगा ना तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली इट विल गो टू रिटर्न अर्निंग्स, एंड वहां पे जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, अगर एसेट है कुछ भी है, तो अकॉर्डिंगली वो साथ साथ में वो मैच होते चल जाएंगे। ठीक है, तो मैं अब बैलेंस शीट पीएनएल में थोड़ा और घुस रहा हूँ 10-15 मिनट, एंड उसके बाद आज का क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं, एक और क्लास में लूंगा जहाँ पे अपने और थोड़ा डीप हल्का सा और घुसेंगे, एंड उसके बाद आई थिंक दैट इज विल एंड। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। तो आई थिंक वो बेटर रहेगा, एंड इन केस किसी को कोई भी क्वेरी है, प्लीज डाउट्स क्यूएनए में डालिए। इफ आई एम नॉट एबल टू सी, देन obviously I will not be able to help in this session। का पूरा मतलब है that you should understand accounting, at least I would say, from a non finance optics। ठीक है, ये पीएनडल है सर, आज ही ज्वाइन किया एसएससी, यू विल एबल टू क्लियर। सब कर पाओगे यार, बट अभी अपने उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, ठीक है? वो जब आप यू कैन टॉक टू आवर काउंसलर्स, अगर आपको ऐसा डाउट होता है तो, बट वेरी गुड, मतलब ये तो आराम से हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत टाइम है, बट अपने को पढ़ाई सही से करना है, ठीक है? ओके। ना मैं बता रहा था पीएल, पीएनडल हमेशा याद रखना, फॉर द पीरियड होता है, आई विल जस्ट, मतलब इसको मार्क करके रख लो कि फॉर द पीरियड होता है, कौन से पीरियड के लिए अपने बात कर रहे हैं। आपने 8-8 साल 10-10 साल का थोड़ी पीएनडल बनाते रहेंगे यार, इस 10 साल में हमने क्या किया? हर साल का एक एक अपना अपना पीएनडल होता है, या हर क्वार्टर का होगा तो वो पीरियड का होता है। इस पर्टिकुलर देखो, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला ना कि यार ये क्वार्टर का अपना बैंक बैलेंस बताओ, तो आप बोले सर कैसे, क्या बोल रहे हो यार आप किस किस दिन का चाहिए क्या? यार इस दिन का कितना है? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ पूरे
क्वार्टर का बताओ, तो बोले सर इम्पॉसिबल है, बिकॉज हर दिन तो बैलेंस चेंज हो रहे हैं, हर दिन का क्लोजिंग बैलेंस अलग, हर दिन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग बैलेंस, सब बोलना क्या चाह रहा है। तो अकॉर्डिंगली जब कभी बैलेंस का बात करते हैं तो कभी पीरियड का नहीं हो सकता, बट कभी भी अपने इनकम का बात कर रहे हैं, लॉस का बात कर, तो वो हमेशा पीरियड का हो सकता है। यार इस पीरियड में अपने कितना कमा, इस पीरियड में अपने लॉस कितना किए, इस हफ्ते में कितना कमा, इस हफ्ते में लॉस कितना हुआ, राइट। इस महीने का मेरा रेंट क्या है। कोई ऐसा बोलता है यार 31st का तुम्हारा रेंट इतना है, नहीं, एक महीने का रेंट कितना है, या एक हफ्ते का रेंट कितना है। तो वो हमेशा पीरियड पे होता है, जब कभी आप इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस का बात कर रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज फॉर द पीरियड, एंड दैट इज वाई पीएनएल अपने बात कर रहे हैं तो फॉर द पीरियड कर रहे हैं, बट बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन बात कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर दिन का क्या है। ठीक है। तो अगर अपने पीएनएल में आए, तो पीएनएल में पहला तो है सेल्स। एवरीथिंग स्टार्ट विथ सेल्स। यार बेचा कितना हमने, कमाया वमाया वो तो बाद में देखेंगे, पहले बताओ बेचा कितना। दैट इज आर टॉप लाइन, इसको टॉप लाइन भी बोलते हैं, बिकॉज सबसे पहला जो लाइन हिट खाता है दैट इज योर सेल्स। ठीक है। तो जैसे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देते हैं। आज 10 लाख बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। लेट्स से 12 lakhs, आपका 12 lakhs का सेल्स है। ठीक है। तो आप बोले सर हमने 12 लाख का इस महीने से, इस महीने नहीं, let's say इस ईयर, फॉर द ईयर, तो हमने 12 lakhs का सेल किया इस ईयर। बोला ठीक है सर। माइनस कर दीजिए कॉग्स। बोला कॉग्स क्या होता है, बोलता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें अलग अलग वर्डिंग है, इसको मैं एक साथ पढ़ता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स किस लिए, जिसको बेचे हैं। तो हमने जो 12 lakhs बेचा, एंड से 12 लाख इज लाइक 1 लाख का यूनिट्स है, मतलब क्वांटिटी है, क्वांटिटी इंटू 12 का प्राइस है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ये 1 लाख जो अपने यूनिट्स बनाए हैं उसका कॉस्ट क्या हो बताओ। तो आप बोलोगे सर उसका क्या, आपने जितना बनाएंगे उतना बेचेंगे। तो जितना भी खर्चा इस साल का हुआ है ले लीजिए, इस साल का खर्चा पूरा ले लीजिए ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का नौटंकी क्यों है कि इस जो अपने ये 1 लाख यूनिट बनाए उसका कॉस्ट क्या है वो बताओ। बिकॉज आप ऐसा थोड़ी करते हो कि यार आपने आज 1 लाख बनाए तो आज 1 लाख पूरा बेच दिया, वैसा तो होता नहीं है। तो ऑब्वियसली आप लेट्स से आपने 1,20,000 यूनिट बनाया होगा इस साल, लेट्स से आपने 1,20,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड किया होगा। तो क्या 1,20,000 का गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किया है, लेट्स से हर यूनिट पे आपको कॉस्ट लगा है लेट्स से 8 रुपीज। तो अकॉर्डिंगली आपका टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्वल टू 1,20,000 इंटू 8, करेक्ट। 120, 96, 96, 960 lakhs का बात हो रहा है। तो क्या मेरे को 1,20,000 इंटू 8, 60,000 का पूरा कॉस्ट यहाँ लिखना चाहिए, या मेरे को बस 1 लाख यूनिट्स का कॉस्ट लिखना चाहिए इंटू 8 lakhs लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए। 960 और 8 lakhs क्या लिखना चाहिए। तो आंसर करो सब। अगर मैंने 1 लाख यूनिट्स बेचा है, तो क्या मुझे 1 लाख यूनिट्स का कॉस्ट डालना चाहिए, या मेरे को पूरा आज तक इस पीरियड में अपने जितना यूनिट्स बनाए उसका पूरा का मेरे को कॉस्ट डालना चाहिए। सर कैन यू एक्सप्लेन व्हाट कम्स फ्रॉम बैलेंस शीट टू P&L एंड हाउ बैलेंस शीट आइटम्स इज एक्सपेंस। वो सब आएंगे यार बाद में, पहले चीजों को समझे तो सही। हाँ करेक्ट। बहुत लोगों ने बोला है पीरियड का, बहुत लोगों ने बोला है जितना बेचा है उसका, करेक्ट। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है। किसी को भी लग रहा है कि नहीं सर 1,20,000 तो अपने इस बार बनाए, तो पूरे 1,20,000 के ही अपने डालेंगे। ठीक है, कोई नहीं है। ठीक है। सो देयरफॉर आपने सही बोला कि अपने जितना बेचे उतना डालेंगे, बिकॉज इट्स अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। और ये बहुत लॉजिकली है ना यार, कि अगर आप 1,20,000 का माल अगर बेच रहे हो,
सॉरी 1 लाख यूनिट्स अगर बेच रहे हो तो 1 लाख का ही आप कॉस्ट लोगे ना, क्यों 1 लाख 20 का लोगे? तो अकॉर्डिंगली यू टेक व्हाट, 1 लाख इंटू 8 इंटू 8 पर यूनिट 8 लाख, दिस इज योर 4 lakhs, दिस इज कॉल्ड योर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 4 lakhs का। कितना पता आगे डिस्काउंट में बेचना पड़े इससे सिर्फ अभी, अरे नहीं आगे डिस्काउंट डिस्काउंट का बात नहीं है, बट जनरली बात है, अगर आप 1 लाख यूनिट सेल कर रहे हो तो उसका कॉस्ट क्या हुआ था ना, तो वो तो फिर अलग ही हो गया ना, कि मैंने लेट्स से 10,000 यूनिट्स बेचा है एंड मैं लेट्स से 50,000 यूनिट्स का अगर कॉस्ट ले लूँ, तो एज अ आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसका अगर आप P&L देख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, वो जितना का माल बेचा है उतना का ही कॉस्ट देखा है, उससे ज्यादा उससे कम का? ऑब्वियस सा बात है, उतना का ही ना यार, कि बता तू जितना बेच रहा है उसमें कमा क्या रहा है ना, उसमें खर्चा क्या लग रहा है वो बता। तो अकॉर्डिंगली दैट बिकम्स अ जीपी। ना इसमें अपने प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इसको बोलते हैं, बिकॉज ग्रॉस इसलिए वर्ड है बिकॉज अभी तक हमने सब कुछ डिस्काउंट नहीं किया। ग्रॉस रिटर्न और नेट रिटर्न निकालते हैं, तो वहां पे ग्रॉस रिटर्न क्या होता है कि आपने जो रिटर्न कमाया माइनस आपका जो कमीशन वमीशन जो फीस है, मैनेजर कमीशन नहीं, जो ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट लगता है उसको माइनस करने पे जो आता है दैट इज ग्रॉस, एंड फिर मैनेजमेंट का फीस जो हटाते हैं तो आता है नेट। इसमें भी सेम है कि आपने जो माल बेचा उसके लिए जो जो कॉस्ट लगा, जो माल बेच रहा हो जो आपने, उसके लिए जो कॉस्ट लगा उसको खर्चा को माइनस करने के बाद यू आर गेटिंग अ ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बाकी सारा जो अदर एंसिलियरी जो कॉस्ट वॉस्ट है उस सबको खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उसको खर्चा करने के बाद जो प्रॉफिट आता है दैट इज नेट प्रॉफिट, बट अपने अभी ग्रॉस प्रॉफिट पे ही रहते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर अपने रह रहे हैं, तो अगर जीपी परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं और जीपी मार्जिन निकालना चाह रहे हैं, तो अपने क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। ये ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये सेल के ऊपर, ऑन मतलब क्या होता है ऊपर, तो जीपी ऑन सेल, समझ रहे हैं? जीपी किसके ऊपर, ऑन सेल, तो ऑन सेल सेल के ऊपर, तो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जीपी ऑन सेल। तो अकॉर्डिंगली नीचे में क्या आएगा आपको, नीचे में आएगा सेल जो कि आपने किया है 12 lakhs का, और जीपी क्या आएगा आपका 4 lakhs का। तो 4 lakhs बाय 12, प्लीज बताएं कितना आ रहा है? सेल हमारा 12 lakhs का था, हमने 12 lakhs का कैसे था, बिकॉज 1 लाख यूनिट हमने बेचा एट 12 पर यूनिट, माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो कि 8 lakhs का, 8 lakhs कैसे आया सर, 1 लाख इंटू 8 पर यूनिट, तो 8 lakhs, बिकॉज हमने 1 लाख का माल बेचा है उसका प्राइस लिखा है सेल, तो अकॉर्डिंगली उसका कॉस्ट 1 लाख इंटू 8 लैक्स, तो प्रॉफिट आ गया 4 लाख। अगर मैं चाह रहा हूँ जीपी परसेंटेज क्या है, जीपी परसेंटेज ऑन सेल, जीपी मार्जिन, so this is ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, तो ऑन सेल लो क्या, सेल नीचे, तो अकॉर्डिंग सबने सही बोला, 1/3 0.33 33.3%, करेक्ट, तो 33.33%, दिस इज माई जीपी ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल, ठीक है। उसके बाद अपने अगर इसको कंटिन्यू करें, तो एक तो हो गया कि आपने माल बेचा, आई थिंक प्रॉब्ली 5 more minutes, ठीक है। आई थिंक वी शुड क्लोज दिस। तो आपने पहले तो सेल किया, उसके बाद आपने जो कॉस्ट जो लागत लगता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अभी और घुसू क्या, ठीक है घुस जाता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसमें क्या क्या आइटम्स आ सकते हैं, एक बार ट्राई करो आप। कॉस्ट जो है, जो गुड्स को बेचने के लिए लग रहा है, क्या क्या कॉस्ट हो सकता है? लेबर, वेरी गुड, माल बनाने के लिए लेबर चाहिए मेरे को, करेक्ट, वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग नहीं, गुड्स बनाने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट क्या है लगाने के लिए, मार्केटिंग तो आपका सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, क्या मेरे को उसको बेचना है, मार्केटिंग करना है, वो सब R&D करना है, वो तो बात, हाँ रॉ मटेरियल किसी ने बोला, किसी ने बोला मशीन, रॉ मटेरियल मशीन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट, मतलब जो फैक्ट्री है उसका रेंट जो फैक्ट्री में बन रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी लग रहा होगा, यूटिलिटीज एंड ऑल, मशीनरी, ठीक है, ठीक है, तो मोटा मोटी यही है। तो इसको बेसिकली अपने बोलते हैं, एक तो रॉ मटेरियल विच इज द मेजर कंपोनेंट, और इसको अपने प्राइम कंपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। लैंड आएगा, लैंड का रेंट आएगा, लैंड का रेंट आ सकता है। तो पहला कंपोनेंट है रॉ मटेरियल, दूसरा ऑब्वियसली लेबर,
तीसरा अपने बोलते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब आप रेंट दिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हो, आपका मशीन जो यूज हो रहा है तो मशीन का डिप्रिसिएशन, तो ये सारे को अपने ओवरहेड में काउंट करते हैं। ठीक है। दिस इज यूजुअली, जैसे सर बताते भी हैं कि दिस इज यूजुअली वेरिएबल, बिकॉज जितना आपका माल बेचा रहा है उसका, या जितना आपका माल बन रहा है अकॉर्डिंगली आपका रॉ मटेरियल लगेगा, जितना आपका माल बनेगा उतना लेबर लगेगा। ओवरहेड में रेंट हो सकता है फिक्स्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड होगा, बट आप ज्यादा चीज बना रहे प्रोडक्शन तो अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी आपका ज्यादा लगेगा। और वैसे बात है उसे फिक्स्ड कंपोनेंट होता है, मतलब उतना नीचे जाऊं तो एक इलेक्ट्रिसिटी का वो बिल का भी होता है ना, वो मीटर का एक तो फीस होता है, तो उतना नहीं जाते। डेप्रिसिएशन इज द वन विच इज फिक्स्ड, बिकॉज आप इधर इसको यूज करे नहीं करे बट वो तो मशीनरी डेप्रिशिएट होते रहता है विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी इज कमिंग इन, तो अकॉर्डिंगली। बट मेजर जो कंपोनेंट है रॉ मटेरियल लेबर ये तो पूरा आपका इज वेरिएबल, तो अकॉर्डिंगली इसमें वेरिएबल कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली जब हम लोग कॉक्स का बात कर रहे हैं तो वी आर टेलिंग कि माल को बनाने में क्या कॉस्ट लगा है, तो माल को बनाने में आपका रॉ मटेरियल लगा है, आपका लेबर लगा है, ओवरहेड में जैसे आपका ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट का आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो सारा कुछ, तो ये सारा कुछ लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ, कि आपको फैक्ट्री पे लाने तक ये नहीं बोल रहा हूँ कि फैक्ट्री से आपने माल किसी को बेच दिया, वो तो सेलिंग एंड जनरल में आ गया ना। आपको माल बनाने का क्या कॉस्ट लगा है वो बताओ मेरे को, तो दैट इज व्हाट योर कॉग्स इज। ठीक है। अच्छा इसमें आप बोलोगे, चलो इसको अपना ना राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, ये 4 lakhs को अपने राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। 4 lakhs को राउंड ऑफ और अपने करें तो अल्टीमेटली आपका P&L सेल्स क्या हो गया आपका, सेल्स हुआ आपका 12 lakhs का, माइनस कॉग्स आपका कितना हो गया 8 lakhs का, प्रॉफिट आपका कितना हो गया 4 lakhs का। अभी मैं और नीचे नहीं जा रहा हूँ। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में सर जाते वक्त पेन गुड उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ जाएगा, अगर आप किसी को सेल कर रहे हैं तो उस पे जो जाता है वो यूजुअली दे गो टू योर SGN, सेलिंग एंड जनरल ट्रांसपोर्टेशन, वहां पे चला जाता है कि हमने माल भेज दिया उसके लिए, बिकॉज वो सेल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। माल को भेजना इज लाइक सेल करने के लिए इंपॉर्टेंट है ना, माल अगर भेजेंगे ना तो सेल होगा कैसे, तो वो सेलिंग के लिए। जब ग्रॉस प्रॉफिट का बात करें कि माल जो तुमने बेचा है उसका लागत कितना लगा उस माल को बनाने के लिए, ठीक है, तो वो दो अलग अलग लेंसेज है। ठीक है। तो जब आपने बेचा तो अकॉर्डिंगली क्या है आपके पास, कैश आ गया 12 lakhs का कैश। आपने जब माल बनाया तो दो चीजें हैं, या तो आपने पूरा कैश में किया होगा या आपने लोन लिया होगा या आपने उधार लिया होगा, क्या लेबर को पैसा देंगे ना, रेंट वेंट का पैसा देंगे ना, तो अकॉर्डिंगली आपका लायबिलिटी कितना हो गया 8 lakhs, एंड आपका प्रॉफिट मतलब जो रिटेन अर्निंग्स है दैट बिकम्स व्हाट 4 lakhs, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका 12 lakhs टैली हुआ। एक आपका कैश आया अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट 4 lakhs है और आपका लायबिलिटी 8 lakhs आया, तो ये समझ में आया। एंड लेट्स से अगर वो लायबिलिटी पे कर देता है तो क्या होगा 4 lakhs, सॉरी 8 lakhs से, कम 8 lakhs से आपका कैश गिर जाएगा, तो ये क्लोज कितना हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा और ये खत्म हो गया, तो अकॉर्डिंगली ये 4 lakhs एंड ये 4 lakhs अगेन टाई हो जाएगा। ये समझ में आया। किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि सर कि सर उसने ये जो 1,60,000 का जो उसका इन्वेंट्री था, वो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री यहाँ पे आएगा, एंड क्योंकि वो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री यहाँ पे आएगा 1,60,000, तो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री को बनाने के लिए तो कॉस्ट लगा होगा ना, क्या कॉस्ट लगा होगा ऑब्वियसली यहाँ पे, बिकॉज मैंने क्या लिया था कॉक्स 8 लाख का लिया था, बट अगर उसने बनाया तो अकॉर्डिंगली एक 1,60,000 का इन्वेंट्री एंड 1,60,000 का लागत लगा है,
तो अकॉर्डिंग दैट इज ऑल्सो योर लाइबिलिटी, जो आपको देना है। अगर आपने दे दिया है तो अकॉर्डिंगली वो कैश से माइनस हो जाएगा बाद में। ठीक है। तो ये चीजें थी, समझ में आया सबको? तो आज हमने सुपरफिशियली तो नहीं बोलूंगा, बट चीजों को समझा कि बैलेंस शीट पी क्या है, कैसा है, उसका मूवमेंट कैसा है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि वो मूवमेंट होगा कैसे। आप सारा ज्ञान दे दिए हैं बट वो बैलेंस शीट में कैसे मूव करेगा वो नहीं पता चल रहा है। तो मैंने उस हिसाब से ट्राई किया कि इसको कैसे आपको बताया जा सके कि पी&एल क्रॉस प्रॉफिट क्या है। एंड ऑब्वियसली अपने नेक्स्ट क्लास में इसको और ज्यादा एंटर करेंगे। हाँ, फॉर्मल नोट्स बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। फॉर्मल नोट्स देखना पड़ेगा मेरे को बट आई कैन शेयर दैट वन। एनी अदर क्वेश्चंस? पी&एल एंड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। पी&एल टैली, पी&एल में टैली का कोई बात नहीं होता है। पी&एल इज योर, अल्टीमेटली आप बाद में नेट प्रॉफिट निकालते हैं, वो नेट प्रॉफिट अगेन आपको बैलेंस शीट के रिटर्न में जाता है। एंड आपका बैलेंस शीट का एसेट एंड लायबिलिटी एंड इक्विटी दोनों मैच होता है। ओके। इफ अ कंपनी पी&एल बैलेंस शीट शोज डिस्क्रिपेंसी, वो कभी होगा नहीं, वो कभी ऐसा होगा नहीं। बिकॉज गोल्डन रूल क्या बोलता है, आप देखेंगे अगर एक इम्पैक्ट यहाँ पे एक्सपेंस का, दूसरा इम्पैक्ट लायबिलिटी के, तो अकॉर्डिंगली ये एक्सपेंस आपका रिटेनिंग घटाएगा एंड लायबिलिटी बढ़ाएगा, तो अकॉर्डिंगली टैली हो जाएगा। अगर कोई इनकम है तो अकॉर्डिंगली आपका रिसीवेबल आएगा, तो आपका लायबिलिटी, आपका इनकम बढ़ा तो अकॉर्डिंगली आपका रिटेन अर्निंग्स बढ़ेगा। करेक्ट, रिटेन अर्निंग्स अगर बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, लायबिलिटी एंड इक्विटी साइड बढ़ेगा एंड अकॉर्डिंगली रिसीवेबल बढ़ेगा तो मतलब एसेट बढ़ेगा, तो अकॉर्डिंगली वो हमेशा टाई होगा, कभी वैसा डिस्क्रिपेंसी नहीं आ सकता। एक्सपेंस मतलब खर्चा, एक्सपेंस का मतलब है खर्चा। कि कोई कंपनी अगर खर्चा करेगा तो अकॉर्डिंगली अगर खर्चा कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके माथे पे लायबिलिटी आएगा, या फिर वो कैश पे कर सकता है। अगर वो कैश भी अगर पे करता है तो अकॉर्डिंगली एसेट गिरा, खर्चा बढ़ा। अगर खर्चा बढ़ा तो रिटेन अर्निंग्स, जैसे मैंने दिखाया आपको रिटेन अर्निंग्स, ये खर्चा किया तो कैश गिर गया, एंड क्योंकि खर्चा किए तो अकॉर्डिंगली मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, कहाँ बनाया था? हम्म, खैर जहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा आएगा, पर खर्चा अगर आएगा तो खर्चा आने से आपका क्या हो जाएगा, लॉस जो है वो इंक्रीज करेगा, रिटर्निंग्स इंक्रीज, सॉरी, लॉस लॉस इंक्रीज करेगा मतलब रिटर्निंग्स डिक्रीज करेगा। तो रिटर्निंग्स यहाँ पे डिक्रीज करेगा एंड यहाँ पे कैश डिक्रीज करेगा, तो अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट विल टाइप। ठीक है। वन थिंग आई टेक अवे इज एसेट इज नॉट इनकम, करेक्ट। एसेट एंड इनकम बोथ आर डिफरेंट थिंग। एसेट है आपका पोजीशन ऑफ द वैल्यू, सॉरी वैल्यू ऑफ योर पोजीशन, आपका एसेट लायबिलिटी का क्या वैल्यू है उस पर्टिकुलर डेट पे। इनकम इज आपने कितना कमाया है। यू आर एन एसेट बिकॉज यू आर जनरेटिंग इनकम। तो इनकम अलग है ना, आप एंड आपका सैलरी बोथ आर डिफरेंट। आप एंड आपका सैलरी आर नॉट सेम। जैसे आप कमा रहे हो तो आप, व्हेन यू आर सेइंग इनकम इज इक्वल टू एसेट मींस यू इक्वल टू योर सैलरी, नहीं। आप अलग तो हो, सैलरी तो बस आपका एक, यू नो, इनकम जनरेट हो रहा है बिकॉज यू आर वर्किंग सो हार्ड, यू आर टेकिंग क्लासेस, आप ऐसे एम कर रहे हो कि यार मैं आगे चल के जब मैं काम करूंगा तो यू विल बी जनरेटिंग इनकम, यूर एन एसेट, यूर नॉट एन इनकम। ठीक है। ओके। सो इफ देयर इज नो क्वेश्चन, आई थिंक आई टुक ऑल द क्वेश्चंस। इनकम इज नॉट इक्वल टू इक्विटी। इक्विटी में जो रिटेन अर्निंग्स है, इक्विटी में यू हैव टू कंपोनेंट, जैसे मैंने बताया था, और भी होते हैं बट मेजरली टू। योर इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स प्लस रिटेन अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स के अंदर वो इनकम एक्यूमुलेट होता चला जाता है साल दर साल, बिकॉज बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस अगेन एज ऑन पर्टिकुलर डेट। तो अभी तक का क्या उसमें इनकम एंड लॉसेस है वो सारा एक्यूमुलेट होकर आपको टोटल दिखता है कि अभी तक का क्या है वो। बट वेर इन पी&एल जो है उसमें जो इनकम, जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस जनरेट हो रहा है, दैट इज फॉर अ पीरियड। तो एक है पीरियड, जस्ट इमेजिन करो आपका बैलेंस शीट में अभी तक एक इनकम रिटर्निंग्स है, आपने इस साल जो कमाया वो अगेन उस पर चला गया, फिर नेक्स्ट टाइम पी&एल फिर नए से बनेगा, फिर उसका जो इनकम आएगा फिर अगेन वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है। आई होप दैट मेड सेंस।
Okay. So if no further questions, I'll close this session. I hope you all enjoyed this one.